सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रांसलेशन सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग के अगर कोई क्वेरीज हो तो आप अभी पूछ सकते हैं या बाद में ही पूछ सकते हैं, जो आपके लास्ट क्लास से हैं या रेफरेंस सोर्सेज जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उससे हैं। ठीक है, जो टॉपिक में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वो क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का उसमें? हेलो, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? यस मैम, कोई है ना? डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, सभी यस को होता है। मैम। यस मैम, नो ये नो मैम। आवाज़, ये निशा की आवाज़ है ना? सुमन की। अच्छा, ये सुमन की नहीं, मुझे निशा की लग रही थी, पता नहीं क्यों। हाँ, ओके। सो ये ट्रांसलेशन का ओरिजिन है बेसिकली, कि ट्रांसलेशन वर्ड कहाँ से आया है। तो इसका ट्रांसलेशन जो वर्ड है बेसिकली लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि ट्रांसलेशियो है। ठीक है, ये विच कम फ्रॉम फ्रांस, मतलब अक्रॉस और फेरी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू कैरी, यानी कि कैरी करना या फिर ब्रिंग, एक जगह से दूसरी जगह तो उसे ले जाना। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन वर्ड है वो किस वर्ड से ड्राइव हुआ है या किस लैंग्वेज जो से ड्राइव हुआ है। तो लैटिन वर्ड ट्रांसलेशियो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब टू कैरी और क्रॉस और ब्रिंग होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग अक्रॉस, इन दिस केस टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, मतलब कि वन लैंग्वेज से हम दूसरे लैंग्वेज में किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक पार्ट से दूसरी पार्ट ले जाना, या अक्रॉस का मतलब तो यही होता है, एक पार्ट से दूसरी पार्ट ले जाना ना। तो इसका मतलब यस बेसिकली मैम। एक लैंग्वेज, एक एक टेक्स्ट, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब चेंज करना, वो लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यस ओरिजिन मैम। है, ये लैटिन वर्ड है, और ये बस इतना याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशियो है, ट्रांसलेशियो LATIO। ठीक है, और ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ। ठीक है, बस इसका मतलब टू कैरी हो सकता है, या ये अगर हम आते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है, या ब्रिंग हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके वर्ड्स हैं। इसका मतलब इट रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांसलेशन मटेरियल सच ए बुक, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट एंड अदर सोर्सेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। वही सेम चीजें हैं, मतलब डिफरेंट जो हमारा कंटेंट होता है उसे हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, लाइब्रेरीज ऑफर ट्रांसलेशन सर्विस टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज, फैसिलिटेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वेरियस लैंग्वेजेस एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो जो लाइब्रेरीज होती है ये ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है डिफरेंट मतलब मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज के लिए, ताकि वो एक समानता, मतलब एक हो सके, जिससे कि वो डिफरेंट लैंग्वेज की भी चीज़ों को एक्सेस करके मतलब नॉलेज ले सकें। ये एक बैरियर की तरह होता है, लैंग्वेज बैरियर, तो उसको खत्म करने के लिए बेसिकली ये सर्विसेज लाइब्रेरीज द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसमें डिटेल में बताया गया है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, कि एक हमारी जो मतलब सोर्स लैंग्वेज, जैसे कि मान लो हमारा हमें हमें इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो सोर्स लैंग्वेज है आपका जापानीज टू, एक टारगेट लैंग्वेज होती है, एक सोर्स लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जो हम चेंज करते हैं वही हमारा ट्रांसलेशन सर्विस कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे वही प्रोसेस भी लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, द फॉर्मर या सोर्स लैंग्वेज को ही हम लोग मतलब जो जिस लैंग्वेज में वो होता है, और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है जिसमें हमें ज़रूरत होती है उसकी। ठीक है, सपोज अगर कोई फ्रेंच रिसर्च पेपर है और हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, तो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज सोर्स हो गई और टारगेट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। a translator should have sufficient knowledge of the source language as well as that of target language। मतलब जो अगर ट्रांसलेटर है कोई, तो उसे दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो सोर्स लैंग्वेज की भी होनी चाहिए और टारगेट लैंग्वेज जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होना चाहिए उसे, ऐसा नहीं केवल लैंग्वेज ही का ही मतलब लैंग्वेज का ही उसे नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसको सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर ट्रांसलेट कर सकता है। अदरवाइज अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, केवल लैंग्वेज के मतलब लैंग्वेज की ही नॉलेज है और उसे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है,
तो प्रॉपर नॉलेज संभव नहीं हो पाता, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होना जरूरी है नॉलेज एक्सपर्ट के साथ साथ, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसलेटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट। बेसिकली अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें एक्सपर्टीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एक्सपर्टीज हम नॉलेज के बेस मतलब ट्रांसलेशन नॉलेज के बेस पे ट्रांसलेशन उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं करवा सकते, ठीक है। तो नहीं। खास खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के फील्ड में अगर आप देखते हैं गूगल ट्रांसलेशन में भी, तो आप ट्रांसलेट बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन सब कुछ एआई टूल के थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। आवाज आ रही है? हाँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। यस और मैम। और कई बार देखा होगा कि मतलब बहुत एक मतलब सेंसलेस ट्रांसलेशन हो जाता है, जैसे लाइन टू लाइन होती है ना, मतलब उसका कोई सेंस भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो हमें अपना नॉलेज उसमें मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं उन्हें मतलब करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, और उसकी वजह से हम उसको प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में या एक मतलब एक मीनिंगफुल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली यस अगर हम मैम। गूगल ट्रांसलेट से करते हैं तो प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, होता है लेकिन मतलब जिस फॉर्मेट में लोग उस फॉर्मेट में कर देगा, लेकिन कभी कभी उसका अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। आपने देखा होगा, सत्य काफी लोगों ने किया हो तो पता होगा आप लोगों को, किया है किसी ने, जी मैम, हो जाता है। है ना, मतलब बहुत गलत मीनिंग है ना, निकल। हाँ सेंस बिल्कुल समझ नहीं आता कहना क्या चाहता है वो एक्चुअली, है ना। तो उन सब इसीलिए एक्सपर्ट नॉलेज की भी आवश्यकता होती है साथ साथ हमें, है ना, टूल के साथ साथ भी, ठीक है। यस मैम। अब बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन की। तो लिटरल और लिटरेरी। लिटरल का मतलब तो सब शाब्दिक मतलब अनुवाद, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसा हमने ट्रांसलेशन के लिए किया एज इट इज उसने कर दिया, वर्ड टू वर्ड। उसे नहीं पता कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ क्या चीज आएगी, उसने मतलब कर दिया, ठीक है। उससे सेंस निकले या मतलब कुछ और गलत सेंस निकले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शाब्दिक अनुवाद एज इट इज, ठीक है, लिटरल यस मैम। ट्रांसलेशन, ठीक है। और इसमें मतलब अपना हम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, बेसिकली इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में होता है, ठीक है, जिसमें कि हम अपने इमोशंस या अपने जो मनोभावों को ऐड नहीं करते, ठीक है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के केस में हम एज इट इज जो उसने कंटेंट हमें दिया है उस बेसिस पे ही हम लिटरल सब शाब्दिक अनुवाद करते हैं, ठीक है। और लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है साहित्यिक अनुवाद, जिसमें कि हम अपने मनोभावों से पोएट्री वगैरह होती नहीं, तो हमने अपने इमोशंस वगैरह भी ऐड करते हैं, तो वो यस हमारा मैम। लिटरेरल, खासकर नॉन टेक्निक जो भी नॉन टेक्निक सब्जेक्ट होते हैं, पोएट्री हो गई, फिल्म हो गए, टेलीविजन हो गए, है ना, और मोशन पिक्चर्स हो गई, है ना, स्क्रिप्ट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है कि हमारा लिटरेरी ट्रांसलेशन कहलाता है, जिसमें कि हम कुछ अपने इमोशंस इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, फीलिंग्स को ऐड करते हैं, तो वो हमारा लिटरेरी ट्रांसलेशन कहलाता है। तो दो तरीके का होता है, एक तो शाब्दिक होता है कि एज इट इज, जिस तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो कोई प्रिंसिपल है, कोई फॉर्मूला है, तो हम एज इट इज ट्रांसलेशन करेंगे ना, उसमें तो कुछ अपने मन से ऐड नहीं कर देंगे ना। तो इस तरह से जो वो फॉर्मूला हो गया या प्रिंसिपल्स हो गए या जो कॉन्सेप्ट हो गई, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हो गई, है ना, तो वो आपके लिटरल ट्रांसलेशन में आती है। और जो लिटरेरी, लिटरेचर से बना हुआ बेसिकली ये लिटरेरी, ठीक है, साहित्यिक से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो हमारी, उसमें अगर थोड़ा बहुत अपना मनोभाव भी डालते हैं तो कोई मतलब नुकसान नहीं होता। और अगर इसमें हम फॉर्मूले में कुछ मनोभाव डाल देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, अर्थ का अनर्थ हो यस जाएगा, मैम। है ना। तो ये हाँ। अपना टेक्निकल फील्ड में होता है और ये बेसिकली नॉन टेक्निकल फील्ड या फिर आपका उस फील्ड में होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के यस होते हैं, मैम। है ना। और आपका अगर हम यस बात मैम। करें ट्रांसलेशन सर्विसेज, तो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है इन हाउस ट्रांसलेशन सर्विस, एक होती है जर्नल, और एक होती है मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तीन प्रकार की होती है और ये तीनों प्रकार को भी डिफाइन किया हुआ है। एक तो होता है डिफरेंट लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, जापानीज, इसको हम अगर इंग्लिश में करते हैं कन्वर्ट तो ये मेरा इन हाउस ट्रांसलेशन कहलाता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग इंग्लिश ही समझ सकते हैं, बाकी और लैंग्वेज हमें रशियन, यस फ्रेंच, मैम। जापानीज समझ नहीं आती, ठीक है। और जनरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आप इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज भी हो सकता है या अदर लैंग्वेज टू इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों में कम कर सकते हैं, तो वो हमारा जनरल ट्रांसलेशन कहलाता है। और मशीन ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि मशीन ट्रांसलेशन में हमने सोर्स कोड
डाल दिया और टारगेट लैंग्वेज डाल दी, और वो अपने मन से अपना ट्रांसलेट करेगी, ठीक है। एआई टूल वगैरह, अच्छा। सीरी हो गए, ये सारी चीजें हैं, तो आजकल वो अपने मन से ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हमने सोर्स लैंग्वेज डाल दी, टारगेट लैंग्वेज डाल दी, और प्रोग्राम फिट कर दिया, ठीक है। और वो अपने मन से बिना ह्यूमन इंटरवेंशन की वो अपने मन से मशीन, मतलब जो ट्रांसलेशन निकल के आएगा वो हमारा मशीन ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके का होता है, आपका जर्नल हो गया, इन हाउस हो गया, और एमटी हो गया, ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन। और अब जो ट्रांसलेशन सेंटर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हम बात करें तो ये सबसे स्टार्टिंग में इसकी बात हुई थी, और ये 1975 से स्टार्ट हुआ था, 1997 में ये बंद हो गया था। तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर, और ये यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर के नाम से फॉर्मली स्टार्ट हुआ था 1975 में, ठीक है। और इसका मेन क्या उद्देश्य था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि बहुत सारे मतलब लोग वॉलेंट्री, मतलब अपने मन से ट्रांजेक्शन करते थे। तो बहुत सारे, तो एक जगह रजिस्टर करना जरूरी था, अदरवाइज क्या होता है कि वो रिपीट होता, क्योंकि हमें नहीं पता किसने किस बुक का ट्रांजेक्शन किया, और फिर वही कोई दोबारा भी वही सेम बुक का ट्रांजेक्शन करेगा तो रिपीटेशन हो जाएगा ना। इसलिए इसकी स्थापना की गई 1975 में, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर की। एंड ठीक है, Writing did not translate but registered and indexed translation performed by cooperative institution। मतलब जैसे मैंने भी बताया कि आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रांसलेशन नहीं करती थी, बट केवल क्या करती थी, जितनी भी ट्रांसलेशन वर्क है उनको रजिस्टर्ड करती थी कि हाँ इन सारे जितने भी चाहे वो बुक है, जर्नल है, या कोई रिसर्च पेपर है, उनका ट्रांसलेशन हो चुका है, जिससे कि उसको दोबारा मतलब ट्रांसलेशन करने की जरूरत ना पड़े, उसकी एक इंडेक्सिंग हो गई, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सकता है, और हमें साथ ही साथ एक मतलब डिटेल भी मिल जाएगी कि किसी को चाहिए होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन हुआ, तो उस इंडेक्स को देखकर उसकी जानकारी लेकर और उस ट्रांसलेशन वर्क को वो ले सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंडेक्सिंग मतलब प्रोवाइड कराता था आईटीसी, नॉट ट्रांसलेशन, ठीक है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन सबकी इंडेक्स उनके पास अवेलेबल थी, एक इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स जानते हैं ना आप, एक मतलब क्या बोलते हैं, सूची अवेलेबल थी, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कितने, जितने भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से या जो भी ऑल मतलब अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन करना चाहते थे, तो उन सब इंस्टीट्यूशन का जो वर्क था एक इंडेक्स फॉर्म में अवेलेबल था, ठीक है। यस मैम। है ना, और इसे एंड पब्लिश वर्ड ट्रांसलेशन, और ये साथ ही साथ एक वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स भी पब्लिश करती थी, ठीक है, जिससे कि मतलब वर्ल्ड लेवल पर, जिससे कि उनको ये मालूम चल जाता था कि कितनी ट्रांसलेशन, कौन कौन सी ट्रांसलेशन मतलब जो भी ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट या कंटेंट जो भी है अवेलेबल है, ठीक है, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड कराती थी, ठीक है। आईटीसी पब्लिश 10 इश्यूज ऑफ वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स पर ईयर, 10 इश्यूज मतलब पब्लिश कराती थी पर ईयर, ठीक है। तो मंथली तो नहीं हो सकता, मतलब कुछ मंथली से थोड़ा बहुत मतलब 30-32 दिन का होता होगा एक इशू उनका। द फर्स्ट इशू ऑफ द WTI provided list of cover to cover translation translated journal. WTI covered citation of cover to cover translated journals, patent, standard, book, regulation, etc. ठीक है। और इसका जो फर्स्ट इशू था WTI का, यानी कि वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स का, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ कवर टू कवर ट्रांसलेटेड जर्नल्स, मतलब जो उसका ट्रांसलेशन जर्नल था उसका कवर प्रोवाइड कराया था उसने। साथ ही साथ WTI कवर्ड साइटेशन ऑफ कवर टू कवर ट्रांसलेटेड जर्नल्स, यानी कि उसके साइटेशंस भी प्रोवाइड कराता था। साइटेशन बेसिकली क्या होता है कि जिससे कि हम कभी कोई जर्नल लिखते हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो हम अगर उस पर्टिकुलर मतलब मान लो हमने कोई पेपर लिखा, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है, और हमने उस पेपर में किसी और उस पेपर को लिखते समय किसी और रिसर्च पेपर को मतलब पढ़ा या उससे कोई कंटेंट लिया, ठीक है, और उसको हमने वहां पे कोट कर दिया, ठीक है, तो वो साइटेशन कहलाता है, ठीक है, यानी कि हमने उसको
आभार प्रकट किया कि हमने अपने रिसर्च पेपर में उसका भी कंटेंट लिया है, जिससे कि उसको एक मतलब उसका भी तो एक उसको भी सम्मान मिलेगा कि हाँ हमने कंटेंट को लिया, यानी कि उस हमारे थ्रू उनका भी उस जो रिसर्च पेपर जिसका हमने यूज किया उसको भी उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो वो साइटेशन कहलाती है, वो साइट कहलाती है। ठीक है, उसको हम साइट कहते हैं। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो वो भी कवर टू कवर ट्रांसलेशन जर्नल पब्लिश कराया था, जिससे कि मतलब हमने कहाँ से ट्रांसलेशन किया या किसके थ्रू किया उसके बारे में भी वहाँ पे मेंशन था। तो ये सारी चीजें WTI इंडेक्स में पब्लिश कराई। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, इतना सारा चीजें नहीं पूछ जाएंगी, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि क्या चीजें होती हैं। और ये पूछा जाएगा कि ये कब बंद हुई, ये ये क्या होता है WTI। ठीक है, और सबसे पहले जो वन इंटरनेशनल ट्रांजिशन सेंटर है वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बस आएगा। तो ये तीन चार पॉइंट से इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। एक second, ठीक है। और इसके बाद स्टॉक आया, नाउ स्टॉक आया। ठीक है, स्टॉक ने भी पब्लिश नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन। स्टॉक भी नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन पब्लिश किया उसने। और ये सबका। क्वार्टरली, हाँ क्वार्टरली पब्लिकेशन मतलब पब्लिश करता था, मतलब 3 महीने में, कवरिंग साइटेशन टू ट्रांसलेशन डन बाय स्टॉक एंड अदर इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब स्टॉक द्वारा और अदर एजेंसीज जो भी ट्रांसलेशन करती थी उन सब का मतलब जो इंडेक्स था वो पब्लिश करता था। ठीक है, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन वाज आल्सो सेंट टू ITC फॉर कवरिंग। और साथ ही साथ जो नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन वो डब्ल्यू ये जो आपके WTI को भी कवर मतलब किया गया उसके द्वारा 1990s में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ट्रांसलेशन सेंटर इन वेरियस कंट्रीज वर नो लॉन्गर ऑपरेटिंग ड्यू टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंडेक्स वगैरह अगर पब्लिश करते हैं इन सब चीज़ों की, तो हमारे पास फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो फंड की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ट्रांसलेशन सेंटर बंद कर दिए गए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फंड फंड नहीं नहीं था। था। ठीक है, यस दिस मैम। हाँ। रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ट्रांसलेशन मेड ऑन एड हॉक बेसिस। एड हॉक मतलब इसमें आपको मतलब एड हॉक बेसिस नहीं होता इसमें कि आपको गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही, अपने मर्जी से लोग करते हैं कुछ यस मैम। मतलब प्राइवेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम्म। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि ये सारे डिक्लाइन होने लगे, कम होने लगे। ITC had to work hard to locate material for citation in WTI, and subscription to WTI also steadily declined। इस तरह से हम कैसे धीरे धीरे ये जो WTI है वो बंद हो गया डिक्लाइन होने लगा। 1997 में। ठीक है, इन सब की मदद मतलब वजह से ये ये मतलब एक तरह से कैसे विलिंगली ओपन किया गया था, ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं ओपन किया गया था, इसलिए धीरे धीरे लैक ऑफ सपोर्ट एंड लैक ऑफ फंड की वजह से धीरे धीरे 1997 में ये बंद हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद यस मैम। बहुत सारे फिर इसके बाद आपके सेंटर्स आए जो कि इस तरह से हैं। स्टार्टिंग की बात करें वो हिस्टोरिकल था बेसिकली। फिर आपके आते हैं ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें कि अभी आज की डेट में ये सारे आप देख पा रहे हैं। बार्क हो गया, भेल हो गया, है ना, एंड सेट हो गया, आपका HAL हो गया, डेसीटॉक हो गया। ठीक है, ये सारे आपके आज की डेट में नजर आएंगे आपको ट्रांसलेशन सेंटर के रूप में। ठीक है, ये नेशनल है और ये आपका इंटरनेशनल है। ठीक है, यस मैम। आपको मैंने यस इसमें मैम। बताया था ना ब्लेड्स जो ब्रिटिश लैब आपका था, है ना, यस ब्रिटिश मैम। हाँ। लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस, ये ट्रांसलेशन का भी है और डॉक्यूमेंट डिलीवरी का भी है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन मेडिसिन का बेसिकली होता है ये इसमें, है ना, डेटाबेस। ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया का, ये तीनों आपके इंटरनेशनल है और ये सारे आपके नेशनल है। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिस केयर प्रोवाइड्स ट्रांसलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट। ठीक है, और फ्रॉम 20 फॉरेन लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, यानी कि 20 फॉरेन लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। द लैंग्वेज इंक्लूड चाइना, सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है, 20 लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट होंगी यहाँ पे। ठीक है, मिस केयर ऑल्सो प्रोवाइड रिवर्स ट्रांसलेशन, मतलब साथ ही साथ जैसे उसमें नहीं था जनरल ट्रांसलेशन में कि हम इंग्लिश टू फॉरेन, फॉरेन टू इंग्लिश करते हैं, तो इस तरह से यस मैम। मिसकेयर अकॉर्डिंग टू। आपका, है ना, यस मैम। दोनों ही ट्रांजिशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता तो नहीं है फिलहाल, लेकिन 20 लैंग्वेज
में ही करता है, सभी लैंग्वेज को नहीं वो कन्वर्ट करता है इंग्लिश में, केवल 20 लैंग्वेज को, 24 लैंग्वेज को मतलब जो भी कंटेंट होता है उसे ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। ट्रांसलेशन एक्टिविटीज इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन इंडिया, देर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। There are 22 official languages recognized by the Government of India. Hindi in Devanagari script is official language. मतलब आपके हिंदी और साथ ही साथ आपके जो जो 22 लैंग्वेज होती है ना, उसके उसका भी आपका मतलब अगर कोई तेलुगु में है तो अगर हिंदी में कन्वर्ट करना चाहे इंग्लिश में, तो उसमें भी आपकी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसमें भी आपका मतलब ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। सम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैम एज फॉलोज। मैम हाँ तो बोलो। फॉरेन 20 तो फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसफर करता है और 22 इंडियन लैंग्वेज को। ये निस्केयर नहीं करता एक्चुअली, ये निस्केयर के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये ये आपका इसमें बताया, ये तो केवल आपके इसके बारे, ये तो निस्केयर के बारे में है। मैम ये तो सिर्फ हाँ ट्रांसलेशन एक्टिविटीज है ना इंडिया की, हाँ कि इतने ये 22 लैंग्वेज, हाँ, मैं कह रही हूँ कि इतनी ये, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता हाँ है। ये मतलब इसमें आपका 20 लैंग्वेज में करता है, निस्केयर करता है केवल, ठीक है। और ट्रांसलेशन एक्टिविटीज हैं ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में, कि अगर आपको किसी और मतलब लैंग्वेज में चाहिए, अगर इंडियन लैंग्वेज में भी अगर तेलुगु का है तो अगर उसमें आप इंग्लिश में या किसी और में चाहिए तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन हो सकता है, उसमें भी होता है, ठीक है। सम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन और जी, और इसकी जो बात की गई है ना, इसमें इसके लिए ही यहाँ बात की गई कि सम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। अगर हमें जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन चाहिए तो उसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसमें रोल प्ले करते हैं, उसकी यहाँ पे बात की गई है। सम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज, जैसे एनसीईआरटी हो गई, नेशनल बुक ट्रस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन अगर चाहिए होती है इंडियन की, उसमें ये मतलब रोल प्ले करते हैं। आपका एनसीईआरटी हो गया, नेशनल बुक ट्रस्ट हो गए। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस होती है ना, उसको मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें तेलुगु या साउथ की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती ना, तो हमें इंग्लिश या फिर उसे हिंदी में कन्वर्ट कराना है, तो एनसीईआरटी हो गई या फिर आपका नेशनल बुक ट्रस्ट हो गया, तो उसके थ्रू वो प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसलेशन सर्विस, ठीक है। वो इन हाउस के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि इन हाउस के अंदर ही ये चीजें हो सकती हैं ना। State Council of Education Research and Training carries out translation work from English into state languages and from state language into English and vice versa, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग भी ट्रांसलेशन वर्क प्रोवाइड कराता है इंग्लिश इनटू स्टेट लैंग्वेज। ये हमारे क्या होती है, ये स्टेट लैंग्वेजेस ही तो होंगी ना, होंगी ही नहीं होंगी, स्टेट मैम लैंग्वेज है ना, फ्रॉम स्टेट लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। क्योंकि ये कभी कभी हमारे मतलब होता है ना, हमारे अदर साउथ के भी कुछ मतलब आप लेक्चर्स देख लो, है ना, इंग्लिश में तो अवेलेबल रहेंगे लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं रहेंगे, है ना। और इवन आपके जो वीडियो लेक्चर्स यस भी हो, मैम। हाँ इवन वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं ना, साउथ में ही होते हैं, क्योंकि उनकी मतलब उनको नॉलेज बहुत होती है, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज का इशू होता है, तो साउथ की बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको उसी लैंग्वेज साउथ को ही हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें एटलीस्ट इंग्लिश तो आई थिंक आजकल इतने कॉमन सी हो गई, इंग्लिश इजी होती है कंपेयर टू तेलुगु और साउथ लैंग्वेजेस, है ना। तो यस उसमें मैम। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी स्टेट लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं, और एनसीईआरटी हो गई, नेशनल बुक ट्रस्ट हो गई, ये सारे हमारे मतलब ट्रांसलेशन, सेंट्रल। हाँ सेंटर्स हैं, ठीक है। साहित्य अकेडमी हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, ठीक है। द एकेडमी गिव्स 24 एनुअल अवार्ड टू लिटरेरी वर्क इन इंडियन लैंग्वेज, साथ ही साथ इन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। साहित्य अकेडमी मैम सुना होगा साहित्य आपने, अकादमी, है ना, यस मैम, ये पब्लिकेशन है ना, इसकी बुक्स बिल्कुल। भी होती हैं हाँ साहित्य ये अकादमी की। एग्जैक्टली exactly, ठीक है।
ये सेंट्रल मैम। मतलब ये क्या है, साहित्य अकेडमी इज द, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी होता है, ठीक है। इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हाँ। फॉर पब्लिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज इन 24 लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में। जो स्टेट लैंग्वेजेस नहीं होती उनमें बेसिकली ये मतलब ट्रांसलेशन वर्क प्रोवाइड कराता है। The Academy gives 24 annual awards to literary work in Indian languages, and साथ ही साथ it gives equal number of award to literary translation from and into language of India. The Academy has launched 4 center for translation. इसके 4 सेंटर्स हैं, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता एंड दिल्ली। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड इट हैज आर्काइव ऑफ इंडियन लिटरेचर इन दिल्ली, ठीक है। तो साहित्य अकादमी भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन सेंटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके 4 सेंटर हैं, ठीक है, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली एंड बैंगलोर, ठीक है। सेंटर यस इंस्टीट्यूट मैम। ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडिंग जर्मन, फ्रेंच, रशियन। ये ट्रांसलेट मतलब ये क्या करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ ट्रांसलेशन वर्क भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ये कहाँ पर स्थित है, मुझे नहीं बताया, दिल्ली में होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, ये सारे बोर्ड में होने चाहिए, मैंने बोर्ड में नहीं करे ना ये, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये नाम है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, और ये भी आपका सेंटर का नाम है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो रही है, ठीक है। Institute of Asian Studies, Chennai is involved in research, training, translation and publication activities in Asian languages, ठीक है। तो ये भी एक सेंटर है आपका। और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ये भी एक आई थिंक ट्रांसलेशन सेंटर है, कैरिज आउट लिटरेरी ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन क्या होता है, जिसमें कि लिटरेचर से रिलेटेड होता है, साहित्यिक अनुवाद, ठीक है। बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट टू यस प्रोजेक्ट मैम। इंडियन कल्चर हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। द काउंसिल translation and publication activities focus on books related to Indian culture, philosophy, mythology as well as, बस इतना नाम याद कर लो और बाकी सारी चीजें वही लिखी हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं मतलब साहित्य से रिलेटेड उन सब का। द काउंसिल हैज ट्रांसलेटेड संस्कृत क्लासिक्स इनटू नंबर ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो भी हमारे पास हेरिटेज है ना, हमारा जो कल्चर है ना, जो भी हमारा पुराना साहित्य है ना, उसको बाहरी कंट्रीज भी तो मंगाती हैं अपने नॉलेज के लिए, हमारे संस्कृति के बारे में जानने यस के लिए, मैम। हमारे माइथोलॉजी को जानने के लिए। तो इसका जो इंडियन काउंसिल फॉर यस कल्चर मैम। रिलेशन है ना, वो अदर लैंग्वेजेस में जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन एंड इंग्लिश, इसमें ट्रांसलेट करती है। संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भी बहुत टफ लैंग्वेज है, जैसे हमें रशियन, जापानीज और फ्रेंच टफ लगती है, वैसे बाहर की कंट्रीज के लोगों को संस्कृत भी टफ लगती है, उसका वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ना ही हिंदी का कर सकते हैं। तो वो इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज या रशियन में मंगवाते हैं, हमारे माइथोलॉजी या हमारे जो शास्त्र होते हैं या जो भी हमारे कल्चर से रिलेटेड किताबें होती हैं, उनको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मंगवाते हैं। तो वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के अंतर्गत वो चीजें आती हैं, ठीक है। उसकी यहाँ पे बात की गई है, ऐसा नहीं कि हम ही को चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बात नीट की नहीं बताई कि नीट क्यों पढ़ी, यहाँ पे नीट का भी कहीं पीपीटी होना चाहिए। नीट का अगर हम बात करें बेसिकली, क्यों क्यों नीट पड़ती है ट्रांसलेशन सर्विस की, मालूम है किसी को, कोई बताएगा? हम्म। मैम क्योंकि हमें सारे लैंग्वेज तो नहीं आते ना। एग्जैक्टली exactly. सारे लैंग्वेज नहीं आते हैं, और साथ ही साथ एक और भी कमी है। देखो क्या होता है कि जैसे कि हमें अगर हम बात करें हमारे साइंस, बेसिकली इसकी जरूरत हमें जब पड़ती है ट्रांजिशन की, हम हमारा चलो कल्चर हो गया, हेरिटेज हो गया, वो तो चीजें ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी ग्रो करना है, अपने अपने देश को मतलब आगे बढ़ाना है, प्रगति है ना, विकास से विकसित बनाना बनना है, या मतलब एक तरह से डेवलप कंट्री बननी होगी, तो हमें क्या करना होगा, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे हमारा साइंस में, स्पेस में, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यस कि मैम। हम उसमें पहले प्रीवियस रिसर्च जिसने भी की है, चाहे वो अदर कंट्रीज हों, चाहे हमारी कंट्रीज में ही नहीं हो, है ना, जितने मतलब उसका उस पर कोई पर्टिकुलर काम कर चुका है कोई देश, तो हम उसको उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि उसने
मतलब इसमें क्या क्या कमियां पाई या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी, है ना, ताकि हमें उसको मतलब रिपीटिशन ना हो, साथ ही साथ हम उस चीज से उस प्रॉब्लम को पहले ही जान लेंगे तो उससे हम एटलीस्ट उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे ना। तो उस मैम सब मेन कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। कम्युनिकेशन तो बनता है, मेन तो डेवलपमेंट के लिए होता है, पता है, क्योंकि हाँ। अगर हमें कोई भी खोज करनी है तो या तो हमें सभी मतलब जितनी भी और कंट्रीज में से अभी भी हुआ था वो कोविड, ठीक है। कोविड में क्या हुआ था कि जो रशियन है या फिर जो चाइनीज कंट्रीज, उन्होंने वैक्सीन बना ली थी, ठीक है, लेकिन उनका जो फॉर्मूला था वो अदर लैंग्वेज में था, है ना। तो हमें कैसे मालूम यस चलेगा मैम। अगर, तो फिर उसके लिए या फिर हमें उनकी जो रिसर्च, उन्होंने जो रिसर्च के फॉर्मूले जो बनाए थे उसको हमने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तब जाके हमें पता में आया कि हाँ उन्होंने कौन से प्रिंसिपल या जो भी उन्हें कौन सा मेथड यूज किया था उस वैक्सीन को बनाने के लिए, है ना। तभी तो हम समझ पाए थे, हम समझ पाए थे ना, है ना। कनेक्टिंग और इंटरेस्टिंग के लिए यूज हाँ करते हैं। बिल्कुल, तो हमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें एक मतलब डेवलपमेंट करना है किसी भी फॉर्म में, चाहे हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फील्ड हो गई, एजुकेशन हो गई, हमारा कल्चरल हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, तो हमें उसके पर्पस के लिए हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन, एक आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन, है ना, टाइप मतलब एक उसके लिए भी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यस मैम, है ना, बिल्कुल। कि कनेक्ट हो पाए दूसरी कंट्री से। यस मैम। हाँ बिल्कुल, और इसकी बात करें तो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद हमने अपना डिफेंस में या आर्मी में हम कैसे मतलब, भाई वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं तो फिर सब कोई अपना चाहेगा ना कि हमारी कंट्री स्ट्रांग हो ताकि हमारा कोई दूसरा हमारे अटैक ना करे। तो स्ट्रांग बनने के लिए भी तो यस हर मैम। तरह से वो कहीं ना कहीं मतलब वो देखेगा ना कि भाई दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं, तो दूसरी कंट्रीज की डिफेंस मतलब या मेडिकल कितनी स्ट्रांग है ना। तो उसके अगर उसके बारे में हमें जानना है दूसरे के बारे में तो हमें उसकी लैंग्वेज भी तो चाहिए पड़ेगी। बिना लैंग्वेज के हम कैसे जान रहे हैं कि भाई उसकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है या उसके उसने कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं अपने मतलब उसमें डिफेंस में या बैटल फील्ड में या स्पेस साइंस में, है ना। तो इस यस वजह से मैम। हमें एक तरह से हम कह सकते हैं इसी वजह से हमारी ये ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ी, मेन इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। और बाकी सारी चीज तो है ही साथ साथ में, लेकिन मेन यही चीज है। ये पढ़ लिया था, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया कि एज इट इज उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, हम सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों ही उसमें मतलब कोई प्रोग्रामिंग डाल देते हैं और हमें एक बिना मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी हस्तक्षेप के हमें लैंग जो भी हमें टारगेट लैंग्वेज होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारी मैम मस जैसे गूगल ट्रांसलेट में करते हैं हम लोग हाँ सर्च। बिल्कुल, गूगल ट्रांसलेशन लाइक दैट। कितनी सारी लैंग्वेजेस हो जाती हैं, ठीक है। यस एआई मैम। एआई में भी चैट जीपीटी पे जाओ, ट्रांसलेशन करना तो उठा यस के कर मैम। लो, उसमें लिख देना कि क्या बोलते हैं, अगर मान लो कोई भी पैराग्राफ डाल दिया, है ना, या कोई हाँ टॉपिक यस डाल मैम। दिया कि ये हमें जैसे कि व्हाट इज लाइब्रेरी, इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेट, हाँ यस मैम। ट्रांसलेट इन हिंदी या ट्रांसलेट इन जर्मन, तो अपने आप ही कुछ नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी उसमें, ना सोच डाल, बस तुम्हें टारगेट लैंग्वेज डालनी पड़ेगी। वो समझ भी जाता है कि जैसे मान लिया हमने लिखा ना कि इंग्लिश में तो लिखी, तो हमें सोर्स लैंग्वेज की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा ये सोर्स लैंग्वेज है, वो समझ जाएगा। केवल हमें टारगेट की लैंग्वेज डालने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो है मतलब व्हाट इज लाइब्रेरी, ट्रांसलेट एक्सप्लेन इन हिंदी और एक्सप्लेन इन इंग्लिश, है ना। वो बकायदा अच्छा सा कंटेंट भी दे देगा आपको लिख के उस यस जो मैम। टारगेट लैंग्वेज में, है ना। तो ये एआई वगैरह की मदद से है ना। आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो मुझे मतलब ट्रांसलेशन लोग खुद भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमें किसी बुक पर के लिए चाहिए होता है ना तो हमें फिर इसी टूल्स का यूज करना होता है, या उसी मतलब जो हम लोग सर्विसेज होते हैं या सेंटर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं लिटरेरी और लिटरेचर पर्पस के लिए, ठीक है। ऐसे फॉर जर्नल की बात करें, अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हमने फिर एआई टूल वगैरह का यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें बुक फॉर्म में चाहिए तो हमें इन्हीं टूल्स का यूज करते हैं जनरली, ठीक है। एमटी सिस्टम यस। प्रोड्यूसिंग गुड फॉर रिजल्ट फॉर टाउन, एक ये टूल है ना, टाउन अ कैनेडियन एमटी सिस्टम है, translates weather report from English into French without any human intervention। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टाउन क्या है, एक कैनेडियन एमपी सिस्टम है, मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है, जिसमें कि वेदर की रिपोर्ट को हम इंग्लिश टू फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ये टाउ, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एमटी फॉर मशीन प्रोसेसिंग है। एट प्रेजेंट देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एमटी सिस्टम। और अगर हम बात करें मशीन ट्रांजिशन में भी दो चार प्रकार की ट्रांजिशन सिस्टम की डिमांड्स हैं, वो इस प्रकार से हैं। एमटी सिस्टम फॉर एसिमिलेशन, दिस डिमांड फॉर क्विक रफ ट्रांजिशन, मतलब जैसे हम लोग जनरली पर्पज मतलब एक तरह से समझने के लिए नहीं होता है कि हम हमें समझना है थोड़ा किसका क्या एक मतलब क्या कहना चाहता है, तो उस पर्पज से जो यूज होता है वो एम्प्टी सिस्टम फॉर एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। उसे रफ ट्रांसलेशन बोलते हैं और हम जनरली एक रॉ इंफॉर्मेशन के लिए उसे यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। और एम्प्टी सिस्टम फॉर इंटरचेंज, इट प्रोवाइड्स पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन, वो तो रफ क्वालिटी है और ये पुअर क्वालिटी है, उससे थोड़ी बेटर होती है। इट मीन्स because it fulfill their immediate needs, this demand is for translation of text on the internet, such as translation of web pages, email, electronic chat. This type of demand is increasing rapidly. होता है ना, ये कभी कभी हमें कुछ समझ नहीं आती तो हम उसको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं देता, थोड़ा बहुत आइडिया देता है ना। तो यस ये मैम, हाँ। हमारा ये पुअर, तभी तो पुअर क्वालिटी ही बोलते हैं उसे, हम लोग कहीं अच्छे उसमें यूज नहीं करते हैं कि हम उसे मतलब किसी को लेटर लिख लिया या किसी मतलब पेपर में यूज कर लिया, वो अपने समझने के लिए ही करते हैं, है ना। तो वो एमटी सिस्टम फॉर इंटरचेंज कहलाता है, या फिर है ना एमटी सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेस, दिस डिमांड इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजिशनल सॉफ्टवेयर इनटू search and retrieval of full text document from database, सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट पर्टिकुलर फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये अच्छा फॉर्म होता है जो कि फोर्थ होता है। और ये बेसिकली आपका जो हम लोग इंफॉर्मेशन मतलब यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए, मतलब कंटेंट वगैरह में, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। एमपी सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेस, दिस डिमांड्स इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन सॉफ्टवेयर इनटू सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका क्या होता है, सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम डेटाबेस। रिट्राइव का मतलब होता है कि हम मतलब पुनः प्राप्त करना होता है बेसिकली। हम गूगल में सर्च करते हैं ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट को बार बार सर्च करने के लिए, तो उस पर्पज से इसका यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेवल ऑफ ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ जर्नल आर्टिकल्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर रिट्रीवल ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट इन पर्टिकुलर फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, या फिर सिस्टम फॉर समराइजिंग टेक्स्ट, सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट डेटाबेस। Okay. And the area of MT search is development of system for spoken language translation. स्पोकन लैंग्वेज के भी आपको मिलते हैं ना, जैसे गूगल में भी आप देखते हो कुछ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका आप प्रोनाउंसिएशन के थ्रू भी आप समझ सकते हो। तो उस पर्पज से हम जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, ये उस पर्पज से है, ठीक है। अगर कभी कभी होता है ना कि हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उसका एक रफ मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता है, थोड़ा उसके आसपास उसके वोकैब्स को डाल के हम लोग सर्च करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किस तरीके से मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं, वो बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी यस होता मैम। नहीं कि हमें कोई चीज समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं और उसके सार को समझते हैं, और उसके थ्रू हम गूगल करके उसके इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, ताकि कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिसका मतलब हमें समझ नहीं आता, फिर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं और उसका मतलब समझते हैं एक मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में, और उसके बाद फिर हम जो भी सर्च करना चाहते हैं उस डेफिनेशन के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात की गई है कि इसका भी हम इंफॉर्मेशन एक्सेस में भी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च इन इंडिया, कौन कौन से मशीन सिस्टम फॉर ट्रांसलेशन बिटवीन इंडियन लैंग्वेज तो बता ही दिया था, मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम फॉर ट्रांसलेशन बिटवीन इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी
भी होता है आपका मशीन लर्निंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली फंडिंग प्रोजेक्ट ऑफ एमपी रिसर्च, करंटली 3 इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, सीडेक, एनसीएसटी बॉम्बे एंड आईआईटीज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडेक, एनसीएसटी बॉम्बे एंड आईआईटीज। ये मशीन ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं रिसर्च के फील्ड में, ठीक है। और सीडेक बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। सीडेक मैम सीटेक ये कुछ नाम है या इसका फुल फॉर्म भी कुछ है? सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होगा इसका फुल फॉर्म, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं गेस कर पा रही हूँ, सी फॉर सेंटर है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होगा, ठीक है। ये मशीन ट्रांसलेशन का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, सी फॉर सेंट्रल होगा, सी ए फॉर फॉर एसोसिएशन। डॉक्यूमेंटेशन को मैं देख ही लेती हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली इसका चेक करती हूँ सीडेक का फुल फॉर्म क्या है। ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, R&D, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस, आईआईटी का, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, नोट कर लो, मैं नोट भी यहाँ भी कर देती हूँ, ठीक है। मैम रिपीट कीजिएगा। हाँ, देखो मैं नोट भी कर देती हूँ, हो रहा है। सेंटर, CENTER, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट। सेंटर, सॉरी मैं टाइप कर देती हूँ, सेंटर, यस मैम। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। और मैम एनसीएसटी का? SCST का तो लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिखा तो है यहाँ पे। हम्म। सीडेक पूछा जाता है कभी कभी, है ना। सीडेक आपका ये R&D का बेसिकली होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब ये एमटी, मतलब इसमें एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर के द्वारा ही एक तरह से कह सकते हैं ना कि मतलब मशीन ट्रांसलेशन है तो कंप्यूटर द्वारा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यस मैम। है ना, ये सीडेक प्रोवाइड कराता है, और एक आईआईटी है, और एक एनसीएसटी है, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एनसीएसटी मुंबई हैज डेवलप मंत्रा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मंत्रा, अ मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल फॉर ट्रांसलेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो ये मंत्रा क्वेश्चन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मंत्रा क्या है, तो मंत्रा किसने डिजाइन किया, ठीक है। तो मंत्रा क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म नहीं, मतलब फुल फॉर्म तो इसमें है भी नहीं। मंत्रा अ मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है। एक टूल है, जैसे टाउम था एक टूल ना, TAUM बताया था, जो यस मैम। यस वेदर के मैम। लिए था ना। तो इसी तरह एक मंत्रा भी हाँ, है, फॉरेन वेदर। हाँ हाँ। तो ये आपका मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये बस इतना मैम ही इसको हम यही बोलेंगे ना, ट्रांसलेशन टूल है हाँ बिल्कुल। उनका। हम्म। और सीटेक हैज ओके। डेवलप वाईकार्ता, और सीटेक ने कौन सा डेवलप किया था, सीटेक ने वाईकार्ता डेवलप किया था, ये भी माय क्वेश्चन पूछ, गॉड। है ना। विच है, क्या है, विच कैन फ्रेज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड संस्कृत, ठीक है। द सिस्टम हैज, यस मैम। सिस्टम इज एबल टू ट्रांसलेट लेटर एंड सर्कुलर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये भी इंग्लिश टू हिंदी कर सकता है, ठीक है। और आपका फ्रेज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत में भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका दो टूल हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और IIT कानपुर हैज डेवलप, आंग्ल भारती भी सुना होगा शायद, ये भी इम्पोर्टेंट है, IIT कानपुर, भारती। है ना। आंग्ल भारती, हाँ यस है ना, मैम। है ना। यस मशीन मैम। एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, है ना। मशीन एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, ये सारे इंडियन लैंग्वेज के लिए प्रमोट कर रहा है स्टेट, या इंडियन लैंग्वेज के लिए, ठीक है।
यस इंग्लिश मैम। टू हिंदी हो गया, ये भी इंग्लिश टू हिंदी हो गया। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो इस तरह से बने, कई मंत्रा क्या है, और या तो फिर ये किस लैंग्वेज का है, तो इंग्लिश टू हिंदी या फिर हाँ इंग्लिश टू हिंदी करके दे सकता है, ठीक है। तो मैम, ये इनको हम यस मैम। बोलेंगे मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स बोलेंगे हाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम भी बोल सकते ओके। हो, या फिर टूल ही बोल सकते हो, मशीन ट्रांसलेशन टूल ही बोल सकते हो ना, यस ओके मैम। मैम। है ना। एमपी टूल जैसे बोल हम्म। सकते हैं, मशीन ट्रांसलेशन टूल ही बोल सकते हो। और ये है, और भी है, टू ट्रांसलेशन मशीन सिस्टम फॉर इंग्लिश टू हिंदी, शिव शक्ति, है ना। ये बाहर की कंट्रीज का है, ये बाहर की कंट्रीज के हैं, लेकिन इंडियन के लग रहे हैं, लेकिन बाहर के हैं, ठीक है। कार्नेस मैलेज, यस मैम। है ना। कार्नेस मेलन यूनिवर्सिटी है यूएसए की, ठीक है। नहीं, ये तो यूएसए एंड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडिया का ही है, बैंगलोर में है, ठीक है। कार्नेस में ऐसा लग रहा था ना कि बाहर की कंट्रीज का है। यूएसए एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है। तो शिव एंड शक्ति, ये आपका कार्नेस मैलन यूनिवर्सिटी यूएसए एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, दोनों की मतलब यूनिवर्सिटी है, सपोर्टिव होगा आपका यूएसए, ठीक है। तो इस इन्होंने बनाया है शिव एंड शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। तो ये इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपका टाउन था, ये था, ये था, ये सारी चीजें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, है ना। और कुछ बचा है, ये सीधे का क्या, ये तो मैं बता ही दिया था अभी, डिपार्टमेंट ऑफिस तो हो चुका है, दोबारा मैंने सेशन दे दिया। तो बस इतना ही है, आई थिंक, मुझे लगता है ये वो दोबारा रिपीट हो गई है स्लाइड, ठीक है, इसलिए हाँ मैम। है ना। वो मैंने बता दिया था हम्म। अभी, है ना, यस वो मैम। दोबारा आ गई थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रांसलेशन सर्विसेज था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बता दो, कहीं भी डाउट है नो किसी भी मैम। टॉपिक में। अब बोर तो नहीं लगा ये टॉपिक, नहीं मैम। अच्छा टॉपिक है। है ना। ये इम्पोर्टेंट था बहुत ज्यादा, आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। इवन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग में तो आ भी सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक्स मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिए ना आपके, WTI हो गया, ठीक है, और यस मैम। आपका है ना, और जो भी अभी मैंने बताया इंडिया इंटरनेशनल और ये सारी चीजें, वो सारे आपके पूछने मतलब पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आंग्ल यस भारतीय में, मैम। ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और अभी कुछ पूछना है तो बताओ, वरना मैं कैटलॉगिंग भी स्टार्ट करूँ। कैटलॉगिंग का भी आज आपका एक चैप्टर कवर करना था मुझे। मैम इसकी वीडियो आप ग्रुप में सेंड करोगे क्या? और जरूरी है क्या, मतलब बच्चे तो मैं तो इसीलिए क्लास लेती हूँ ताकि आप उस समय प्रॉब्लम जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। कौन बोल रहा है मैडम वैसे। हम क्लास तो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, स्कूल से आके मैम छुट्टी अशोक। वगैरह अच्छा अच्छा, हाँ जी। मैं करूंगी, मतलब समझ में आया था कि नहीं आ रहा यस है। मैम। हाँ, मैम समझ कर में आया, थोड़ा दीजिए सा मैम आया, कहीं वीडियो। थोड़ा डाउट भी हुआ, तो मैंने कहा डा- अगर जैसे आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आप वीडियो डाल देते थे तो हम बाद में भी हाँ देख लेते फ्री होके भी। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं अभी कुछ समय बाद करूंगी उसे अपलोड, है ना। अभी मैं अच्छा अच्छा। कैटलॉगिंग का देख रही हूँ, कैटलॉगिंग। मैम परसों वाली भी कर दीजिएगा मैम, मैं नेटवर्क की वजह से हट गई थी बीच क्योंकि में। मैम हम फ्री होके थोड़ा देख लेते हैं ना, फिर हमारा कोचिंग वोचिंग का भी हो जाता है, तो उस समय क्लास आपकी देखते रहते हैं, लेकिन ये कि हम बोल नहीं पाते उस समय ज्यादा। अच्छा, नहीं नहीं, मैं इसलिए क्या होता है ना, मेन बात ये होती है कि जब हम लोग लेक्चर अपलोड करते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। मुझे समझ नहीं आता ना कि किस पॉइंट पे आपको डाउट कहाँ पे हो सकता है। वो तो हमारा परसेप्ट रहता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो पूरी कोशिश रहती है उस तरह का। लेकिन जब आप क्लास में रहते हो ना उस समय, तो उस समय आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि, तो फिर मैं आपको उस समय आपके डाउट को मतलब क्लियर आउट उस समय ही कर देती हूँ, तो ये थोड़ा फायदा होता है ना। बाकी चीज तो लेक्चर में तो मिल ही जाती है ना। मैम ये लेक्चर तो यूट्यूब में है ही शायद। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है, ट्रांसलेशन सर्विस सर नहीं है लेक्चर, डॉक्यूमेंट हाँ वाला है। मैम डीडीएस तो डीडीएस है, था। डीडीएस तो है, हाँ। लेकिन ट्रांसलेशन सर्विस जो भी पढ़ा है वो नहीं है, क्योंकि वो बन ही नहीं पाया अभी, है ना। तो मैंने कहा तभी तो जो टॉपिक कवर नहीं हो पाते ना आपके लेक्चर से, वो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले उनको कवर कराऊं, है ना। बाकी जो चीजें कवर है एटलीस्ट वो तो आज नहीं कल आप लोग उसमें देख ही लोगे वीडियोस में, है ना। हाँ मैम। हम्म। तो अभी ये कवर करें हम लोग कैटलॉगिंग।
है ना। यस मैम। तो मैम कैटलॉगिंग बेसिकली कुछ नहीं है आपका, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। मैं पहले कार्ड दिखा देती हूँ, शायद इसमें पढ़ा होगा। ये कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड होता है, हाँ। सिंपल सा एक कार्ड होता है और कुछ नहीं होता है। और ये आपकी ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल लाइन होती है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन भी होती है छोटी सी, ठीक है। और ये आपका 13 का स्पेस होता है। ये आपका इसमें पहले 8 का होता है, फिर यहाँ पे 4 का होता है। या इमेजिनरी लाइन के बीच में स्पेस होती है, ये 8 का स्पेस होता है, ये 4 का होता है। और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है यहाँ पे 2 का स्पेस होता है, ठीक है। ये और टोटल जो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 13.5 सेंटीमीटर में। जो चौड़ाई होती है उसकी 13.5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर ओके। की लंबाई और और चौड़ाई ट्वेल्व होती है। पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाँ, 12.5 सेंटीमीटर की 12.5। चौड़ाई होती है, ठीक है। यस मैम। तो ये और ये आपका 7.5 होती है। और अगर हम बात करें इंचेस में, ठीक है, तो इंचेस थ्री में क्या इंटू होता है, हाँ, फाइव 3 into 5 होती है, बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है। और ये दो तरीके से आपके कोर्स में दे रखा है। एक होता है AACR2, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। और एक होता है आपका CCC हाँ, CCC। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो एक आपका रंगनाथा सर ने दी थी और एक आपकी चार चार ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आपका जो CCC है, ये 5वां एडिशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक यस मैम। है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि फिर हम आने वाले लेक्चर्स में इसके प्रॉब्लम्स को भी लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें ही आपका चेन प्रोसीजर वगैरह होता है, सॉर्ट अनसॉर्ट, और आपके सॉर्ट अनसॉर्ट और एक फॉल्स लिंक होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग क्लास इंडेक्स एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जो कि बहुत ही सिंपल सी और बहुत स्मॉल सी डेफिनेशन दी हुई है। और जब आप लिखेंगे कैटलॉगिंग का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन जरूर आप लिखेंगे, ठीक है। जो कि बहुत मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताओ। कैटलॉगिंग इज अ लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी और ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, है ना। कैटलॉग क्या यस होता मैम। है ना। कैटलॉग इज अ लिस्ट यस ऑफ बुक, मैम। मैप एक्सेट्रा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये याद नहीं होगी, यस मैम। है ना। कितनी सिंपल सी है। तो इनमें से और पता है, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में लिखते हो ना, तो डेफिनेशन से आपके जो आपका जो मतलब लिखते हो कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन, तो एक बहुत एक अच्छा सपोर्ट मिलता है उसको, ठीक है। एक मतलब वो एक आपको क्वेश्चन को निखार देती है एक तरह से कहेंगे तो। और लगता है कि हाँ, आप अगर कोट करते हो या डेफिनेशन लिखते हो तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जो आपके टीचर्स होते हैं, जो भी इवेल्युएटर होता है, ठीक है। तो उस पर तो डेफिनेशन जरूर लिखा करो। और अगर उसे कोड मतलब उस किसके द्वारा लिखी गई है वो भी लिख दो, तो और भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। कैटलॉग क्या होता है समझ में आ गया। एक सूची होती है बेसिकली ना, यस है ना, मैम। जिसमें कि बुक्स की डिटेल्स दी होती है कि बुक्स, है ना, बुक्स को हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल होता है। ऑथर की डिटेल हो सकती है उसमें, आपकी ISBN की हो सकती है, किन किन तरीकों से हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं बेसिकली। अब यही ऑनलाइन OPAC सुना होगा ना, ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस यस मैम। कैटलॉग। तो यही यस बेसिकली हम मैम। कह यस सकते मैम। हैं कि ये मैनुअल है। वो क्या है, हमारा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग था। ये क्या है हमारे पास, मतलब पहले तो ऑनलाइन चीजें नहीं थी ना, पहले तो यस ऑफलाइन सारी मैम। चीजें। तो उस समय क्या था कि कैटलॉग कार्ड कैबिनेट हुआ करते थे लकड़ी के, है ना। उसमें हम लोग इंसर्ट करके मतलब इन कार्ड्स को रखते थे। और वो जो बुक्स मतलब लाइब्रेरीज के एंट्रेंस पे ये आपके मतलब वहां पे रखे जाते थे, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर मैम वॉच अब करते नहीं थे। रखे जाते हैं क्या ऐसे? अब आपको आर्काइव में मिलेंगे। आप लोग जी पंत यूनिवर्सिटी गए थे, नहीं गए थे शायद ना। तो नो मैम। हाँ, वहां पर अब मतलब देखो ये दिख रहा है, ये आपको अब स्टोर में मिलेंगे, मतलब क्योंकि ये इनका कोई यूज नहीं होता। अब आजकल तो लाइब्रेरीज के एंट्रेंस पे आपने देखा होगा कि या तो मतलब स्टाफ दिखता है, या फिर आपको 2 से 3 सिस्टम ऐसे दिखाई देंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, या मतलब ऐसे ही जहाँ पे ओपेक का आपको डिस्प्ले नजर आएगा, है ना। ओपेक सभी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में होते हैं। ऐसा मत सोचना है कि लिप्सिस होगा, ग्रंथालय होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो नहीं, सब में ओपेक होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जिसमें कि
जितनी भी बुक्स आपकी लाइब्रेरीज में होती है ना, उन सब का जितनी भी आपकी कैटलॉग हो चुकी हैं किताबें, जो मार्क पे कैटलॉग नहीं करते हो आप लोग, बुक्स की डिटेल देते हो, यस मैम। तो वो क्या होता है, वो हमारा बिbliयोग्राफिक डेटा रेडी हो रहा होता है, वही डेटाबेस कहलाता है एक तरह से। तो वो उसमें क्या होता है, बुक्स की सारी डिटेल्स जितनी भी, आईएसबीएन फील्ड भरते हो आप लोग, बुक्स के टॉपिक का सब्जेक्ट भरते हो कि भाई बुक्स को हम अलग तरीके से भी कैसे सर्च कर सकते हैं, सीरीज की डिटेल हो गई आपकी, आईएसबीएन की हो गई, ऑथर की हो गई है ना, या यस पब्लिकेशन की मैम। हो गई, वो सारी जब मतलब उसमें जब मार्क फील्ड में भरते हैं ना, तो जितनी फील्ड भरते हैं उन सभी फील्ड के द्वारा हम सर्च भी कर सकते हैं कि भाई हम ऑथर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी कभी यूजर, कभी कभी होता है ना कि हम लोग, हमें आज फिजिक्स की कोई किताब देखनी है, मतलब फिजिक्स की, मतलब कुमार मित्तल की देखनी है या कोई भी है ना, तो हमें मान लो उसका ऑथर नहीं याद आ रहा है, सपोज होता है ना, फिजिक्स की किताब हमें चाहिए और हमें ऑथर नहीं याद आ रहा, तो हम लोग ऐसे रैंडमली ओपेक में सर्च करते हैं फिजिक्स, तो बहुत सारी किताबें निकल के आएंगी। तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है बस कि हाँ भाई फिजिक्स की हमें ऑथर नहीं पता, हमारे एग्जैक्ट ऑथर को भी ढूंढना है, तो हमें अगर टॉप टाइटल भी पता होगा या फिर हमें सब्जेक्ट भी पता होगा, तो उसके थ्रू भी हम उसके ऑथर तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिस्ट आता है कि जितनी भी बुक्स वहाँ पे फिजिक्स की होंगी वो सारी अवेलेबल होंगी और आप देख भी सकते हो। और साथ ही साथ उसके, हम उसके उसके बारे में और भी जानकारी, जैसे कि बुक्स इशू है कि नहीं है, मतलब उसकी जो करंट पोजीशन है, कहाँ पे स्थित है पहली बात, और साथ ही साथ हमने दिखाया भी था आप लोगों को शायद ना, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी आपको ओपेक कैसे होता है, ठीक है। उसमें उसमें आपका जैसे कि अगर इसमें खुल जाएगा कि नहीं खुलेगा, डिपेंड करता है ना। सभी लाइब्रेरीज में ओपेक और वेब ओपेक होता है। तो मैम अब कैटलॉग कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या, सीधा ऑनलाइन रजिस्टर होती है बुक की? हाँ बिल्कुल, अब आज की डेट में तो हम लोग नहीं बनाते हैं, मतलब है ना, क्योंकि हमारे पास, अगर हमें कैटलॉग कार्ड देखना होता है तो हमारे पास हम जो कैटलॉगिंग करते हैं ना, उसके थ्रू भी हम उसको बिब्लियोग्राफी डिटेल देख सकते हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कैटलॉग कार्ड बनाने की। यस मैम। वो बस मतलब हमारे मैम कोड, सीधा हाँ जो हाँ सॉफ्टवेयर होता है उसमें बुक का हाँ, नाम, टाइटल और सब कुछ रजिस्टर कर देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें जरूरत नहीं पड़ती अब आज की डेट में कि हमें उसका कैटलॉग कार्ड बनाने की, बस हमें पता होना चाहिए। और जो हम मार्क की डिटेल करते, मार्क मतलब वो करते हैं ना, फिल करते हैं, उसके थ्रू हम उसके कैटलॉग फॉर्मेट भी देख सकते हैं। चल रहा है जाता तो वेल गुड है। ट्रैक से बेसिकली क्या होता है ना कि हम उसकी करंट पोजीशन जान लेते हैं कि बुक कहाँ पे रखी हुई है, और ये कैटलॉग है, ये लाइब्रेरी आईटी कानपुर के लिए। तो यहाँ पे जैसे कैटलॉग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे है ना, टाइटल ऑथर, इस कई तरीकों से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइटल ऑथर सब्जेक्ट, है ना, अगर हमें, मैम हाँ बोलो। स्क्रीन पे शो नहीं कर, ठीक कर बस रहा है। कैटलॉग कार्ड कैबिनेट दिखा रहा है, फोटो जो आपने डाल रखा है। अच्छा, मुझे और किसी को नहीं दिख रहा, अच्छा दोबारा कर देते हैं। एक मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा होगा ठीक है ना। यस मैम। तो ये कैटलॉग है बेसिकली ओपेक, मतलब हम कह सकते हैं इसे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। तो इन ये सारे दिख रहे होंगे टाइटल और इन सब की मदद से आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने सिंपल इसमें केवल सब्जेक्ट डाला, ठीक है।
ये आपकी आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरीज का कैटलॉग है। और देखो यहाँ पे हमने केवल, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली ये हमने हमने इसी में से आप चाहे तो टाइटल के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो, आईएसबीएन के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ये भी आपका जो हमारा सब्जेक्ट था उसको डाल दिया, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो हम तो ये सारी आपकी ये बुक्स, ये आपका ओपेक है, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, ये देखो आपको सारी जितनी भी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें होंगी डिटेल। वो सारी आपको नजर आ जाएंगी, दिख रही है, जितने भी उसके मतलब मैच करेंगी यस उसको, मैम। वो यस सारे, मैम। मैम चाहे अगर वो इसमें हम ऑथर भी डालना चाहे तो? ऑथर भी डाल सकते हो, ऑथर के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑथर मतलब के दो थ्रू। चीज, टाइटल और हाँ ऑथर, हाँ, ऑथर लिख एक सकते हो, साथ? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, बाई आर एल। तो कम आ जाएंगी ना किताबें फिर तो, यस मैम। यस मैम। है ना, क्योंकि हमारे पास जितना हम डेटा डालेंगे तो, और जितनी हम इंफॉर्मेशन देंगे उतना ही वो उसके पास ढूंढने में कम समय लगेगा, है ना। तो अब इसमें केवल 3 ही रिजल्ट आए, है ना, दिख रहे हैं आपने, क्योंकि मैम पब्लिशर पब्लिशर भी डाल सकते हो। ऑथर से ही मतलब पब्लिशर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑथर और ये यूनिक हो, मतलब ऑथर और टाइटल, मतलब वो जो दोनों चीजें होती है थोड़ी सी उससे ही सर्च करते हैं, पब्लिकेशन से भी बहुत सारा मिल जाएगा, पब्लिकेशन से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पब्लिशर्स बहुत सारी किताबों को पब्लिश कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये 3 ही मिल पाई, 3 ही किताबें हैं अभी तक यस यहाँ पे मैम। अवेलेबल है, ठीक है, बहुत फेमस मैम राइटर तो हैं। ये वो हाँ, भी बता देगा कि कौन से कैबिनेट में रखा हुआ है सब कुछ बुक? बताएगा, देखो यहाँ क्लिक करो, सब कुछ बताएगा, ये पूरा पेज तो बता ही रहा है। देखो यहाँ पर ये आपको ये बता दिया इसने कि ये करंट लोकेशन क्या है किताब की, ठीक है ना, ये तो राइट ऑफ में, रिटर्न ऑफ में, आइटम टाइप रिटर्न ऑफ है, ठीक है, इसको तो हम यूज नहीं कर सकते, रिटर्न राइट ऑफ है, ठीक है। कॉल नंबर बता दिया, ठीक है। नॉट फॉर लोन, इसका स्टेटस ही बता देगा कि किस नॉट फॉर लोन है, तो हम इस मतलब लोन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ किताबें नहीं है, किताब अवेलेबल, ठीक है। बार कोड ही बता दिया, अगर ये किसी और ने इशू, रुको एक मिनट, कौन सी बुक, हमने इसको देखते हैं एक मिनट। इसका स्टेटस क्या है, देखो इसमें देखो अवेलेबल दिखा रहा है, उसमें और इसमें अंतर देखा था, वो रिटर्न ऑफ था, अवेलेबल नहीं थी, ये अवेलेबल है, ठीक है। यस मैम। हाँ। अगर ये, इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है, हमने ये देख लिया कि ये अवेलेबल है तो हम जाके वहां पर देखेंगे। अब ये मान लो किसी को यहाँ पे नॉट फॉर लोन दिखा रहा होता तो हम यूज ही नहीं कर सकते थे, या किसी को इशूड होता तो भी कभी किसी दूसरे को इशू है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे, कैसे इशू कराएंगे। तो हम यहाँ से सारे पोर्शन देख लेते हैं, और अगर वो बुक नहीं होती तो हम दूसरे के लिए देख सकते हैं, ठीक है। आइटम होल्ड पे लगाना हो तो आइटम को, होल्ड पे है किताब, अगर मान लो कभी कभी होता है ना कि मान लो ये किताब किसी को इशू है, तो दूसरा बच्चा इस किताब को, बहुत कम कॉपीज है, तो वो होल्ड पे लगा देता है, जिससे कि वो रिटर्न करते ही जिसके नाम पे इशू है, दूसरा बच्चा जो होल्ड पे है उसको किताब के लिए मैसेज चला जाता है कि उस बच्चे ने रिटर्न की है, आप होल्ड पे है तो आप उस बुक को ले लीजिए। तो होल्ड वाली किताब को भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी होल्ड लगा हुआ है ना, ठीक है। तो इसके थ्रू आप उसके स्टेटस को देख सकते हो, अगर ये आप मेंबर होते हो ना, तो आप ये अपना सब कुछ आपके पास, ये चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं, आप होल्ड ऑनलाइन भी घर बैठे भी लगा सकते हो उस बुक के लिए, स्टेटस को चेक करके, अगर उस लाइब्रेरीज के आप मेंबर हो या मतलब यूजर हो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका बुक हो गया, ठीक है, कैलकुलेट लाइब्रेरी है आपका। यहाँ पे अगर मान लो जर्नल स्टैक है, या जो भी आपका आर्काइव होता है, या आपका रेफरेंस सेक्शन का होता है, तो वो अलग अलग दिखता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेफरेंस सेक्शन का दिखाएगा तो आपको बुक इशू ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो मार्क व्यू दिखाई दे जाएगा आपका, इसका पूरा डिटेल जो भी होगा मैम। वो सारी आपको नजर आ जाएगी, जितनी भी आपकी फील्ड्स होती हैं, है ना, ये सारी आपको नजर आ जाएगी। फुल कॉल नंबर भी आ जाएगा सारा, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपकी नजर आ जाएगी, डेट एक्वायर्ड कब आया, है ना, एक्विजिशन नंबर आपका, एक्विजिशन नंबर हमेशा ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, डेट ऑफ लास्ट सीन, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपका
कार्ड फॉर्मेट भी आ जाएगा। यहाँ कार्ड ISBN, ये इस तरह से, ये कार्ड फॉर्मेट इन्होंने इस तरह से दे रखा है। ठीक है, जिन लोग कैटलॉगिंग कार्ड नहीं करते हैं तो ये आपका यस मैम। कैटलॉग कार्ड की फॉर्मेट में इन्होंने इस तरह से दे रखा है। आप इस तरह से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ISPD भी है, तो डिफरेंट के फॉर्म इसमें आप देख सकते हैं। आपका पूरा यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने, कॉल नंबर वगैरह सब कुछ। ठीक है, प्रिंट भी कर सकते हो, कार्ड के फॉर्मेट में इसकी डिटेल को प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने एक किया था, और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। एक्सेस नंबर दिया हुआ है, फुल कॉल नंबर दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है, लोकेशन दी है, जो मेन मेन डिटेल होती है कार्ड की वो सारी इसमें दे रखी है ना। ऑथर है, पेज है, तो ये कार्ड फॉर्मेट आप बिना बनाए मैनुअली आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है यस मैम। ना, तो ये बेसिकली आपका ओपेक है ना। और ये कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, जब हम लोग देखते नहीं है किताबें, अगर लाइब्रेरी लोन या इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए तो भी हम इसी तरह सर्च करते हैं। वर्ल्ड कैट पे भी, वर्ल्ड कैट पे भी सेम चीज होती है, और इस तरह जितनी भी लाइब्रेरीज होती है उन सबका कैटलॉग नजर आता है। यस मैम। इसी तरह का ही फॉर्मेट नजर आता है, तो कोई सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, प्लेस होल्ड यहाँ से भी देख सकते हो आप, है ना। प्लेस होल्ड कर सकना है तो प्लेस होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है। मैं चाहूँ तक नहीं कर सकती हूँ, जो वहाँ के बच्चे होंगे उनको मिलता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, कोई पढ़ना आप लोग। तो ये ओपेक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। यस मैम। चलो हम लोग साइड पे आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब वही ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो आज कल हम देखते हैं। वेब ओपेक ओपेक में क्या अंतर है पता है? यस मैम। सोई क्यों नहीं आज? वेब ओपेक, किसमें अंतर मैम? वेब ओपेक ऑनलाइन मतलब, मैम हाँ वो वर्ल्ड हाँ कैट हाँ नहीं, बिल्कुल, हाँ मतलब वर्ल्ड कैट नहीं, वर्ल्ड हाँ कैट जो सबसे बड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ मतलब एक लिमिटेशन नहीं होती उसकी, मतलब हम लोग इन कैंपस आउट आउट कैंपस होता है ना एक तरह से, तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं, साथ ही उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, और मतलब उसमें होल्ड से अभी हम देख सकते हैं, है ना। ये जो ओपेक था ये एज अ वेब ओपेक हम यूज कर रहे थे, कैंपस आउट ऑफ कैंपस यूज कर रहे हैं ना, हम इन कैंपस को यूज नहीं कर रहे ना। हम उसे देख सकते हैं लेकिन हम उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अथॉरिटी भी नहीं दे रखी, साथ ही साथ हम मतलब उसके यूजर नहीं है, जिसे हम एज अ यूजर ना यूज करके केवल देख रहे हैं, तो उसे हम वेब ओपेक की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। मैम मतलब वेब ओपेक में हम कहीं का भी देख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं का भी दे सकते हो, बस कुछ लिमिटेशन हमारे पास होती है कि हम यस उनको मैम। देख सकते हैं लेकिन हम उसको इशू नहीं कर एक्सेस नहीं कर सकते। सकते, है ना। हाँ, जैसे यस मैम। NDL का हम लोग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज देख सकते हैं, लेकिन उनको या फिर कर सकते हैं तो फिर लिमिटेशन लिमिटेड यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते, है ना। तो वो हमारा वेब ओपेक कहलाता है, और ओपेक में तो हम हर चीज उसमें देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा ओपेक कहलाता है। ठीक है, विद इन कैंपस भी कह सकते हैं, है ना। तो ये कैटलॉग कार्ड कैबिनेट है, ये मैंने बताई दी आपको। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ ही गया होगा आपको, क्या होता है फंक्शन कैटलॉग का। कैटलॉग का कार्ड का फंक्शन होता है कि हम बुक को डिफरेंट तरीकों से सर्च कर सकें, है ना। मतलब जैसे ऑनलाइन कैटलॉग था हमारा, तो हमें अगर मान लो जैसे RL मित्तल नहीं डाला था हमने, केवल लाइब्रेरी एडमिशन डाली थी, तो भी बुक को हम ढूंढ लेते थे ना। हमें कुछ भी पता है उसके बारे में, सब्जेक्ट पता है, टाइटल पता है, पब्लिशर पता है, ऑथर पता है, कुछ भी पता है, तो हम उसको सर्च करें कर सकते हैं हम बिना, है ना। पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। हाँ बिल्कुल, और हम उसकी यस पोजीशन मैम। और सब कुछ देख सकते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम चल जाए कि वो बुक अवेलेबल भी है कि नहीं है। पर चले हम यस ढूंढने मैम। गए, रैक तक पहुंच गए और वहां पर चले किसी को इशू है, तो फायदा क्या हुआ हमें पहुंचने का।
तो वो पूरी तरह से एक तरह से हम जैसे हेल्प करती है। तो इसको ये तो आप खुद लिख सकते हो ना। यस मैम। बस पता चीजें चल जाती है ना, तो हम अपने आप ही लिख सकते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। वही सारी चीजें ये भी है, फंक्शन कैटलॉग कि हम बुक के द्वारा भी सर्च करते हैं, ऑथर के द्वारा भी कर सकते हैं, कॉल नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, एक्सेस नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। कुछ भी डिटेल पता होगी तो भी आप सर्च कर सकते हैं। कुछ तो पता ही होगा हमें, अगर लाइब्रेरी में हम बुक ढूंढने जा रहे हैं ना, तो उस केस में ACCR में तो उसमें बुक के साइज से भी सर्च कर सकते हैं। के साइज से बेटा, लेकिन आजकल, पहले था ऐसा, क्योंकि पहले मुश्किल ना, है। पहले किताबें अलग अलग तरीके की हुआ करती थी, बड़े साइज की। अब आजकल तो कॉमन साइज हो गया किताबों का, बहुत रेयरली ही किताबें होती हैं कि बहुत बड़े साइज की होती है एक, क्योंकि पहले हुआ करता था। अब तो बुक के साइज से बुक मिलना जनरली पॉसिबल नहीं है। एक पहले की बात अलग थी, अब भी वो चीजें हम कहें तो अगर मोटे तौर पे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा बुक के साइज के बेसिस पे हम कहें कि इतनी बड़ी किताब हमें अब, या तो फिर बहुत यूनिक साइज हो। अगर हम कॉमन साइज कहें कि पूरा क्लासिफिकेशन बुक का साइज बता दें और कहें कि ये किताब दे दो लाइब्रेरी में, तो क्या मिल जाएगी आपको लगता है? बोलो। नो मैम। या तो फिर बहुत बड़ी कोई हमारी एटलस की किताब है, उसका साइज बताया तो चलो फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि एटलस के मैप वगैरह बड़े होते हैं, तो वो चलो एटलीस्ट हम लोग कर सकते हैं। बट इसकी बात करें कॉमन जो किताबें होती है, तो उनके साइज के बेसिस पे हम किताब को नहीं ढूंढ सकते हैं लाइब्रेरीज में। तो वो आज के डेट में तो काम नहीं करेगा साइज। ठीक है। प्रिंसिपल्स हैं ये आपके, टू प्रोवाइड द बुक ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल एंड ऑथर, वही सारी चीजें हैं। ठीक है। ऑथर के बेस पे, है ना, और आपके टाइटल के बेस पे कोई भी ऑप्शन है तो आप ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। एम्स ऑफ कैटलॉग, मुझे लगता है सारी चीजें आपको पता ही चल गई, इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना। टू प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी कलेक्शन। ठीक है। मेन क्या होता है एम कैटलॉग का, कि हमें डेटाबेस हमारा सबसे तैयार रहता है कैटलॉग का बेसिस पे, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इंटरलाइब्रेरी लोन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस हो गई, या फिर कैटलॉग को हम जो कॉपी करते हैं, कभी कभी जेट 9.50 प्रोटोकॉल जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो बताया था कि अगर हमें मतलब कॉपी करना है कैटलॉग को, तो भी हमारा डेटाबेस या कैटलॉग अवेलेबल बना रहेगा, तभी तो हम कॉपी करेंगे या किसी को दे सकते हैं या हम किसी से ले सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कैटलॉग हमारा मेंटेन करना जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो सारे इन्हीं की मदद से, मतलब एक तरह से कहेंगे उनका इम्प्लीकेशन उसी मतलब हो सकेगा जब हमारे पास कैटलॉग होगा, क्योंकि कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैटलॉगिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। चाहे वो क्लास नंबर करना हो, मतलब चाहे कोई भी डिटेल हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। ठीक है। तभी अभी भी कैटलॉगिंग होती है, आपको मार्क की फील्ड पता होनी चाहिए। कैटलॉग कार्ड बनाना क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आपको वो फील्ड्स तो मालूम चलेंगी ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं, या और साथ ही साथ जो कैटलॉग कार्ड हम कहाँ से बनाते हैं, क्योंकि हमें अगर कैटलॉगिंग नहीं सिखाई जाएगी तो हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि जो पहला पेज होता है, या किस पेज पे पब्लिकेशन की डिटेल होती है, किस पेज पे टाइटल की डिटेल होती है, किस पेज पे आपकी कॉपीराइट की डिटेल होती है। पता है किसी को कॉपीराइट की डिटेल किस पेज पे होती है? आप लोग हो यहाँ पे? यस मैम। हाँ बताओ, कॉपीराइट की डिटेल किस पेज पे होती है? मैम टाइटल पेज की पीछे, यस, बैक पेज। बिल्कुल, बस बिल्कुल, बस ऑफ टाइटल पेज या फिर बैक ऑफ टाइटल यस। पेज। ठीक है। यस हाँ, मैम। लेफ्ट हैंड पे नीचे साइड होती है ना। कॉपीराइट पब्लिकेशन की डिटेल वगैरह वहीं पे दी होती है ना। जी मैम। बुक पार्ट्स ऑफ बुक्स, है ना। बुक पार्ट्स ऑफ बुक्स एक लेक्चर है, बहुत बढ़िया लेक्चर है, उसको जरूर देखना। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने शायद पहले ही बताया रखा था आप लोगों को, वो आप लेक्चर देखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप उसको देखोगे ना, तो कैटलॉगिंग आपको ज्यादातर आपको चीजें, इलस्ट्रेटिव पेज क्या होते हैं कोई बताएगा मुझे? इलस्ट्रेटिव पेज क्या होते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पता चलेंगी, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें, वो जरूर देखना। और इलस्ट्रेटिव पेज क्या कहलाते हैं पता है? जैसे आपके मैप हो गए, या आपने देखा होगा मैथमेटिक्स की बुक्स होती है, तो उसमें फॉर्मूले के पेजेस भी होते हैं। एक मतलब ज्योमेट्री के फॉर्मूले बने होंगे, डायग्राम बने होंगे, फॉर्मूला लिखा होगा, और उसको बड़े पेजेस के साथ में बुक में कहीं ऐड कर दिया गया होगा, पीछे या बीच में, है ना।
तो वो आपके इलस्ट्रेटिव पेज कहलाते हैं, ठीक है। या मैम कोई, डिजाइन, मैम इमेज के साथ जो पेजेस हाँ हाँ होते हैं। बिल्कुल, मतलब इमेज भी हो सकती है, वो डायग्राम फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, है ना, या मैप के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वो आपके सारे जो भी होते हैं वो इलस्ट्रेटिव पेज कहलाते हैं, ठीक है। मैम चार्ट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चार्ट के फॉर्म में और टेबल के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। हम्म। तो वो इलस्ट्रेटिव पेज कहलाते हैं आपके, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी। जो पहला पेज होता है आपका, जो टाइटल पेज कहलाता है। एक होता है हाफ टाइटल पेज, कुछ बुक्स में होता है जिसमें कि आपका सिंपल, मान लो कोई लैंग्वेज बुक है, उसमें बस आपका टाइटल लिखा होगा, और हो सकता है किसी दूसरे लैंग्वेज में उसका मतलब टाइटल को लिखा हो, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में। तो वो हाफ टाइटल पेज जो होते हैं वो सभी बुक में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं। तो हाफ टाइटल पेज क्या होता है, वो सारी चीजें मैम एक डेडिकेट पेज भी तो होता है। हाँ, डेडिकेशन डेडिकेट डेडिकेशन पेज होता है। एडिशन। आपके प्रीफिक्स होते हैं, आपके एनेक्सर पेज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, ठीक है आपका। और इसमें आप जब, अगर आपको ये सारी चीज पता है ना, तो आप इसको, उसमें आपने देखा होगा आपके इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन में भी दे रखा है ना, जिसमें कि वो दे रखा है कि आपका जो भी मतलब चेंजमेंट हुए हैं, है ना, वो किस में दे रखे हैं, जितने भी चेंजमेंट हैं आपको किस में दे रखे हैं, बताओ। आपके एनेक्सर में नहीं दे रखे। एनेक्सर में क्या होता जी है, जी। एनेक्सर का मतलब ये होता है कि आपने मान लो कोई किताब लिखी, ठीक है, और उसमें आपने उसका नेक्स्ट एडिशन लिखा, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट एडिशन लिखा। तो उसमें जो भी कुछ हमें लग रहा है कि, क्योंकि हम जब कोई किताब लिखते हैं तो हमेशा थोड़ा परफेक्ट, हमेशा थोड़ा होते हैं, हर कोई मतलब सब, हर कोई नहीं परफेक्ट होता, या जैसे, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, जो हमें लगता है, हम लिखने के बाद हमें रियलाइज होते हैं कि ये गलतियां हैं, या ये इनकी जगह ये होना चाहिए, या अपडेट करते हैं, कोई चीज अपडेशन होता है ना, कि इसकी जगह ये होना चाहिए, है ना। तो वो जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो एनेक्सर पेज पे दिए होते हैं, वो सभी किताबों में, जो भी एक मतलब एक स्टैंडर्ड्स किताबें होती है ना, उनमें दिए होते हैं, जिसमें कि आपको ये मालूम चलता है कि ये पहले ऐसा था, अब हमने इसमें अपडेट करके ये कर दिया गया है, ठीक है, जिससे यस हम मैम। पहले ही समझ जाते हैं, और हमें उसको मतलब देख के ही मतलब हमें आइडिया लगता है कि हाँ, ये अभी हम यूज नहीं करते हैं, पहले एडिशन में ऐसा यूज था, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला लेटेस्ट, उसमें ये चीजें, पिछले की जगह ये चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं, तो हम अपडेट रहे, ठीक है। तो वो सभी चीजें जहाँ पे आती है वो एनेक्सर कहलाता है। तो ये जो छोटी मोटी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वोकेबलरी है एक, लाइब्रेरी साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वो सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको उसमें बता रखी, और एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, इंटरव्यू मैम कौन में। सी वीडियो है ये? पार्ट्स ऑफ बुक्स, व्हाट्सएप बुक्स। ठीक है, उसमें देख लेना, बहुत अच्छी चीजें बता रखी है मैंने उसमें। और आपके बिब्लियोग्राफिकल बिब्लियोग्राफी क्या होती हैं आपके, और बहुत सारे चीजें हैं, बहुत इंडेक्स पेज क्या होते हैं आपके, मतलब काफी चीजें हैं, बहुत हैंगिंग इंटेंशन क्या होता है चीजें काफी, तो उसमें देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो नोट डाउन भी करना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब एक तरह से हम कहेंगे टर्मिनोलॉजीज दे रखी है, ठीक है। तो ये है टू प्रोवाइड अ टूल विच गिव द रीडर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कैटलॉग के द्वारा हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भाई यूजर को भी मिलती है, एज वेल एज लाइब्रेरियन को भी मिलती है, क्योंकि यस मैम। हम हम टेबल से देख के ही समझाते हैं ना कि भाई उसके डिटेल में, कि भाई इसमें क्या चीजें हैं, कितने पेज हैं, पूरा हमें बुक तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ तो अवेलेबल, प्राइस हो गया या जो भी चीजें होंगी वो हमें सब कुछ दिख जाता है ना। तो मतलब यस प्राइस मैम। फिलहाल हम लोग लाइब्रेरियन को दिखता है, यहाँ प्राइस तो जनरल टर्म में नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ हमें मोटे तौर पे जो जो यूजर को रिक्वायरमेंट होती है वो सारी उस कैटलॉग के थ्रू हम कंप्यूटर के माध्यम से या कैटलॉग के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। हमें स्टैक्स तक जाने की भी, किताब को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग। और यही सेम चीजें पहले क्या करती थी, रजिस्टर्ड फॉर्म में थी, है ना। और यस हम मैम। रजिस्टर, हाँ। बस ये था कि अब हमें रजिस्टर से ढूंढना है कोई पर्टिकुलर ऑथर या बुक के बारे में, तो कितना टफ होता है कि इतनी मोटी रजिस्टर में हम उस ऑथर को किससे ढूंढेंगे, बहुत टफ लगता है ना। यस टेबल के, मैम। अगर टेबल के फॉर्मेट से भी बनाया तो भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा, उसमें तो हम कंट्रोल प्लस एफ तो नहीं कर देंगे कि और ढूंढ देंगे, या तो फिर उस
मतलब मैनुअल किताब इंडेक्स रजिस्टर। के थ्रू अगर बनाया जाए तो फिर। टैक्स के थ्रू भी टाइम तो लगेगा ना, कंप्यूटर के माध्यम से और उसके माध्यम से करेंगे ना, तो टाइम तो लगेगा ही। वो भी तो आपका कैटलॉग रजिस्टर में भी तो इंडेक्स में बनाया है, आपके टेबल्स बनाई जाती हैं, फिर A to Z भी करोगे तो भी टाइम लगेगा। अगर यस हम, मैम। है ना, उसकी तुलना में तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैनुअली करें और हम कंप्यूटराइज मैम करें तो वो तो कंप्यूटर की तुलना में तो बहुत ज्यादा लगेगा। लगेगा। और फिर चलो मान लो, अगर मान लो 100, 150, 1000, 2000 है, चलो फिर भी हमने उसका वो कर दिया, ठीक है, इंडेक्सिंग। लेकिन फिर मान लो लाख की किताब हो गई तो क्या रजिस्टर में मेंटेन करना टफ इजी होगा? ढूंढ लोगे आप 5 मिनट में? पॉसिबल होगा? बोलो। नो मैम। नहीं होगा ना। तो वो तो फिर इसी वजह से मेन सॉफ्टवेयर छोटी लाइब्रेरीज के लिए तो चलो हम लोग रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर चलो, अगर हम छोटी लाइब्रेरीज में हैं, तो हम उसको भी, जो भी हमने कैटलॉगिंग की है उसको हम एक्सेल पे कर लें, ठीक है। एक्सेल के थ्रू भी अगर हम मतलब उस फॉर्म में करते हैं, टेबलर फॉर्म में, और फिर सर्च करते हैं, तो भी हम कंट्रोल प्लस ऐप की मदद से ढूंढ सकते हैं। लेकिन रजिस्टर में पॉसिबल नहीं हो सकता है, मैनुअली तो बहुत ही एक तरह से मुश्किल रहेगा, है ना। यस मैम। हम सॉफ्टवेयर ना लेके हम एक्सेल भी लेते हैं, टेबलेट फॉर्म में करते हैं, तो भी हम एटलीस्ट उसको मतलब रजिस्टर की तुलना में कम समय में सर्च कर सकते हैं, है ना। तो वो यूज कर सकते हो छोटी लाइब्रेरीज में। सपोज अगर आप लोग छोटी लाइब्रेरीज में कहीं काम कर रहे हो, तो रजिस्टर के रजिस्टर से अच्छा आप कंप्यूटर पे उन सब चीजों का रिकॉर्ड बकायदा उस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में, नाम हो गया, ऑथर, टाइटल, या पब्लिकेशन, प्लेस, प्राइस, वो सारे टेबुलर फॉर्म में, पब्लिकेशन। है ना, बना के यस। उसको थ्रू देखना। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है आपके लाइब्रेरीज में तो ये बेस्ट रहता है। और पता है, एक्सेल से हम किसी सॉफ्टवेयर में अगर उसको हमें मतलब डेटा अपलोड करना है या डेटा उसमें करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो मतलब ट्रांसफर हो जाता है इजिली। तभी हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा। यस मैम। तो वो आप कभी यस लाइब्रेरीज में मैम। अगर काम कर रहे हो तो मतलब बिल्कुल मैम। इनिशियल फेज पे तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब रजिस्टर की तुलना में वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, और एक अच्छा भी रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर के लिए। अगर आपके लाइब्रेरीज में कोई सॉफ्टवेयर आता है इन फ्यूचर, तो आप उसे वहां से ले भी सकते हो और आसानी से उसमें ट्रांसफर कर सकते हो जो भी आपका सॉफ्टवेयर यूज करोगे, ठीक है। तो यस बेसिकली मैम। ये सारी चीजें होती हैं कि इसका एम क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये कैटलॉग कार्ड कैबिनेट पहले इस तरह के हुआ करते थे, एक लोहे की रॉड होती थी और यहाँ पे एक होल हुआ करता, यहाँ पे होल है ना, यहाँ पे होल, इसकी रॉड इसमें इंसर्ट करके होल को बकायदा हम इसे अरेंज करते थे। और ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे नाम, ऑथर, या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज होता था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कैटलॉग कार्ड किस ऑर्डर में अरेंज होता है, तो अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है। यस मैम। बाकी इसमें कुछ मुझे लगता नहीं बचा है, सब तो मैंने बता दिया। अभी कोई इसमें लुक लग रही है, कोई स्लाइड तो लग रही है तो कुछ पूछो इसमें। मुझे तो लग रहा है सारी स्लाइड्स तो सिंपल हैं, और कुछ बताए लायक लग रहा है तो पूछो, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? हम्म। क्लास कैमरे ऑन करो अपने सभी लोग। कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई टॉपिक में या प्रीवियस टॉपिक में, या इस टॉपिक में, ट्रांसलेशन से लेके डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस से लेके कैटलॉगिंग से कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है तो पूछो बिल्कुल। या फिर और भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से ले। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कौन सी इंफॉर्मेशन सोर्सेज की है ना आप लोगों की? इंफॉर्मेशन सोर्सेज की है ना, उसमें हम लोग को मिस किया कब फॉर्म हुआ था? हम्म। अनीफ। मैम 30 हम्म। 30 सितंबर 2003।
3 में हुआ था कि 2 में हुआ था? 2 में हुआ दो था मुझे। दो 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 में दो हजार में दो में हुआ था। वेरी गुड। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। यस। सो बताओ, 2002 में हुई थी मुझे तो जहां तक याद है भाई। तीन। हाँ मैम 2002 में ही हाँ, हुई है। 3 तो मैंने भी नहीं पढ़ा यस अभी मैम, तक। 30 सितंबर 2002 में। हाँ, 30 सितंबर तो दो है। तभी डेट के लिए हाँ मैं मैम। मना नहीं कर रही, लेकिन ईयर के लिए तो मुझे 2002 है मैम, 2002। बिल्कुल 2002 है ना? और यस मैम। इन स्टॉक और मैम नेस्कॉम के नेस्टॉक की वगैरह से 1970 में हुई है। दोनों से के निस्कॉम और मर्ज स्टॉक करके है, नुक्सी है, और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी लास्ट यहाँ, नेस्केयर। है ना? कैप्स का फुल फॉर्म क्या है और किसकी मैम सर्विस है? कैप्स की सर्विस किसकी है? CAPS किसकी सर्विस है? रुको मैं पूछूंगी। मोहम्मद अनीफ बताओ। और कोई नहीं है क्या? सबके कैमरे बंद है क्या? सब लोग कैमरे ऑन करो पहले तो। किस किस के ऑन है? सबके नहीं ऑन है ना? सभी लोग कैमरे ऑन करो। बताओ। कैप्स, सिंपल सा फुल फॉर्म बता दो, कैप्स का क्या होता है और किसकी सर्विस है? मैम ट्रांसलेशन सर्विस है। ट्रांसलेशन सर्विस है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ट्रांसलेशन सर्विस है। पिछली बार ट्रांसलेशन सर्विस हम्म, पढ़ाया भी नहीं था मैंने तो। नहीं, मैम ये छूट ट्रांसलेशन गया सर्विस था। नहीं है, ट्रांसलेशन सर्विस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैम ये शुरू का छूटा है मेरा। फुल फॉर्म पता नहीं है? फुल फॉर्म बता दे कैप्स का। CAPS कंटेंट है, और आगे का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। मैम हाँ। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट फोटो एंड कॉपी सर्विस। फोटोकॉपी। कॉपी हाँ। मैम सर्विस। नेस्केयर की ओके। सर्विस है, नेस्केयर की है। हाँ, कौन बोल रहा है? कैमरा किसका ऑफ है? कैमरा तो ऑन कर लो बच्चा। हम्म। मैम मैं बोल रही ऑन। हूँ सुमन। हाँ, तो कैमरा ऑन करने में प्रॉब्लम क्या है? सभी लोग कैमरा ऑन करो। हाँ। मेघा, आपने एक भी आंसर नहीं दिया। हाँ? मैम मैंने ही बताया मैम। अच्छा, आपने ही बताया? अच्छा। यस मैम, कैमरा ऑफ। अच्छा, मैम मैंने भी बताया पर इसने भी हाँ। बताया। ओके। और किसके कैमरे ऑफ है? सभी लोग कैमरे ऑन करो। हाँ। और क्या क्या पढ़ाया था भाई? अच्छा, आज का WTI का फुल फॉर्म बता दो। WTI है क्या है? और क्या है ये? WTI क्या है? मंत्रा क्या है? मैम एक मैम ही वो ट्रांसलेशन टूल। है, वर्ल्ड हम्म। ट्रांसलेशन मैम सेंटर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टूल है मंत्रा। टूल। मंत्रा तो ठीक है। क्या था मंत्रा? ट्रांसलेशन टूल है मैम। बताओ तो, मैं किसने दिया था? ये तो याद ही नहीं होगा। अभी अभी तो पढ़ा है ना, अभी तो भूल मैम गए। इसने दिया था। मैम इनका PDF प्रोवाइड नहीं कर सकते आप? इसकी PDF है ही नहीं बेटा, पता है? इसका मैम कोई यही हाँ। वीडियो जो ये हाँ, रिकॉर्ड हुई है यही भेज देना। हाँ बिल्कुल, ये मैं इसको भेजूंगी, ठीक है? यस मैम। बताओ मंत्रा क्या है? मंत्रा किसने बनाया? मंत्रा NCST का है। वाई कार्ता किसने दिया, है ना? ये सब जितनी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छा बताओ, आपका जो स्टेट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? कोई एक बताओ। से आपका नेशनल बुक ट्रस्ट है, और एक ऐसी ही मैंने एक और पढ़ाई थी अभी। NCERT मैम। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना? CDEC हो यस गई मैम। आपकी, है ना? आपके NCST यस हो मैम। गए, है ना? आपका NCERT हाँ, यस मैम। आपका इंडियन, हाँ, NCST। और साहित्य एकेडमी हो गया आपका, है ना? यस मैम, यस साहित्य मैम। अकेडमी। कैसा है गिरी मुझे छोड़ दे यार भाई। कौन है ये बातें कर रहे हैं? मैम पता नहीं। और तभी तो मैं कह रही हूँ कैमरा सभी लोग ऑन करो। समझ में तो आता है कौन बातें कर रहे हैं ना? इसी क्लास में आप लोग याद भी कर लो ना, जिससे कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको एग्जामिनेशन में अगर आता है ना, तो एटलीस्ट आपको उस समय थोड़ा तो रिकॉल होगा ही ना। आपको अगर यस अभी मैम। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के बारे में कहा जाए लिखने के लिए, तो आप लोग लिख नहीं पाओगे। हम्म? बताओ। अगर शॉर्ट में आ गया या अगर लॉन्ग में भी आता तो ऊपर नहीं लिख सकते हो आप लोग? मैम लिख सकते हैं। बस एक ही लोग लिख सकते हो, बाकी कोई नहीं लिख सकता है लगता है, हाँ? जी जी लिख सकते हैं।
तो फिर बताओ ना, मैम लिख सकते हैं पर जी उतना फीस नहीं आएगा कॉन्फिडेंस क्यों भाई। नहीं आ रहा है? मैम इसका तो यूट्यूब में भी दिया है। इसका तो मैं डॉक्यूमेंट ही ले हुए। डॉक्यूमेंटरी से लेके तो बना हुआ रखा है ना, लेकिन यस ट्रांसलेशन नहीं मैम। है, है ना? मतलब एटलीस्ट आपको ट्रांसलेशन नहीं है मैम। हाँ मैम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सर्विस का भेज देना। अब तो भेज के देना, पढ़ तो लिया है आप लोगों ने, अब नोट बनाओ हाँ पढ़ो, है मैम ना? मैम दोबारा से नोट्स बनाएंगे ना उसके। वॉक इन यूजर फैसिलिटीज क्या होती है बच्चा? मैम मैम क्या? वॉक वॉक इन यूजर फैसिलिटीज लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। वॉक इन यूजर फैसिलिटी क्या होती है? लास्ट क्लास नहीं मैम। किसने? प्रेरणा बता रही हो ना, आवाज नहीं आ रही बच्चा, बताओ क्या होती है? आवाज नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही है? मेरा नहीं आ रही मैम मैम। हमको भी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम नहीं मेरा। आ रही है। प्रेरणा आवाज नहीं आ रही है, लेकिन चलो उसने कोशिश तो की। और कोई बताओ मैम किसी से। मैंने लास्ट क्लास ली नहीं थी मैम। गुड गुड आंसर, वेरी, आई एम वेरी हैप्पी। मैम आज के उससे पूछ लीजिए थोड़ा बहुत आज का तो। बाकी किसी को भी नहीं पता, सुमन आपको भी नहीं पता? मैम मुझे पता तो है पर मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। सिंपल सा तो है, वॉक इन मैम जो यूजर। मैम वॉक जो इन, मैम जो देखो, यूनिवर्सिटी के पास होता है ना, बिल्कुल मतलब हाँ। यूनिवर्सिटी नहीं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास वॉक का मतलब हाँ होता मैम है ए वॉक करना, सोर्स। है ना, हाँ चलना है ना, उसके मतलब कंटेंट को या जो भी उनकी फैसिलिटीज को वो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, या मतलब लेबोरेटरीज होती है, वो उनकी फैसिलिटीज को यूज कर सकती है ना? तो ये वॉक इन फैसिलिटीज होती यस है उन मैम। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, चाहे वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी से, जैसे आपका मिस केयर हो गया, फ्लिपनेट हो गया, है ना? ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड गंगा। कराते हैं वॉक इन यूजर फैसिलिटीज, ठीक यस है? मैम। मैम 1,000 लोग इसका फायदा ले सकते हैं, मतलब 1,000 यूजर्स बेनिफिट ले सकते हैं इसका। वो 1,000 यूजर नहीं थे बेटा, वो 1,000 कुछ कंटेंट वगैरह के बारे में बात की थी मैंने। 1,000 यूजर मैम मैम करें। आज की पढ़ाया है हाँ उसमें से पूछी सर मैम। तो मैम कितने भी ले हाँ, ले सकते 1,000 हैं। यूजर्स। वो ये बनी मैम वो यूजर तो यूजर नहीं, वो कितने भी ले यूजर नहीं सकते था। हैं पर वो वो कंटेंट हाँ वो 1000। वो कंटेंट था बच्चा, वो 10,000 थीसिस के हाँ बारे में मैंने बात कंटेंट की थी। 1000 था। 1,000 यूजर क्यों लेंगे जब नियर अबाउट जरूर हो ना 1,000 ही यूजर रहेंगे, और भी तो हो सकते हैं उसमें। ये नहीं था, गलत देखा था। वो इथोस क्या होता है? इथोस का फुल फॉर्म क्या मैम होता है? मैम मैं बताऊं, मैम इलेक्ट्रॉनिक मैम ऑनलाइन लिथिफिस सर्विस। ऑनलाइन सर्विस। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये सुमन ने बताया था शायद, कौन नहीं, सुमन नहीं, एक और कोई है, मैम मैम अर्चना। अर्चना अर्चना ने भी कुमार। बताया हाँ और हाँ मैंने भी बताया। अर्चना। हाँ, अर्चना की आवाज सबसे तेज आई। और अर्चना सबसे पहले क्लास में जुड़ती थी, नाइस गर्ल है। आप लोग बहुत लेट पे जुड़ते हो, क्यों भाई, क्या बात है? टाइम पे जुड़ जाओगे तो मैम अच्छा। हाँ हाँ। मैम आप लेट ही स्टार्ट करते हो मैम स्टार्टिंग अच्छा, फर्स्ट वाली मेरी मैम वीक। गलती है। मैं मैं कई आप लोग का वेट करती हूँ, आज थोड़ा मुझे 5 मिनट टाइम लगा था क्योंकि, हाँ मैम है मैं ना? भी 2 बजे ज्वाइन हो गई थी पर कोई नहीं यस आया था, तो मैम। फिर मैंने सोचा क्या पता क्लास नहीं हाँ होगी, तो फिर फिर कैसे मैं क्लास नहीं होगी? क्लास शेड्यूल पहले से बना रखा है, तो कैसे क्लास नहीं होगी? मैम मैम नहीं कभी हमने कभी सोचा आपको आप दो काम हो दस जाता से है ना। आप 2:10 पे स्टार्ट करते हो ना तो डायरेक्ट क्लास में आऊंगी। आज थोड़ा सा मुझे एक्चुअली क्या हो ना, थोड़ा कनेक्टिंग प्रॉब्लम थी, तो मैंने आज थोड़ा सा 2:05 तक मैंने सब में स्टार्ट कर दिया था क्लास, फिर मैम 2:10 टू टेन 2:10। हुआ नहीं, 2:10 नहीं हुआ था, टू यस मैम। सेवन हाँ, 2:07 पे शायद स्टार्ट हुआ होगा। 2:10 तो नहीं हुआ था ज्यादा, मुझे लग रहा है। हाँ, मतलब क्लास स्टार्ट किया था मैंने मैसेज करने के बाद, क्योंकि मैसेज करना यस पड़ता मैम। है आप लोगों को कि भाई ज्वाइन कर लो, है ना? देन आप लोग फ्री होते हो। चलो फिर, आई थिंक टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो। और मैं तीनों टॉपिक का ना नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का यस मैम। पूछूंगी, और जिसके सबसे ठीक अच्छे, है मैम। है ना? और यस मैम। मैम पढ़ परसों के आना। वाली वीडियो भेज देना। मैम वो तो लेक्चर अवेलेबल है, उसकी वीडियो नहीं भेजूंगी मैं, है ना? इसका इसका परसों लेक्चर वाली। तो हाँ, परसों वाला लेक्चर तो ओके मैम। आपके पास है, वो क्लास अवेलेबल है, आप उसे ओके देख मैम। लो। मैम ट्रांसलेशन ओके सर्विस मैम। का भेज देना। हाँ, ये वाली क्लास का मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसका तो नहीं भेजूंगी, ठीक है? वो तो ऑलरेडी अपलोड है ओके ना, मैम। है ना? यस उसका मैम वो लेक्चर तो अब है ही हाँ। वो तो है, देख लो उसको, ठीक है? और उसका मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, ओके मैम। और उसके लिए तैयार रहना आप लोग तीनों। क्लास में जितने भी टॉपिक मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंट है ना, वो सब आप तैयार करके अच्छे से आना, ठीक है? ओके मैम। जी। और जितने प्रेजेंट है ओके ओके एटलीस्ट मैम। उन मैम। सबका तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है? टेस्ट बाकी तो नहीं,
मैम बाकियों को तो फिर Yes, बहाना ही मिल गया ना कि हाँ? हमने क्लास नहीं ली थी। मैम बाकियों को तो बहाना ही मिल गया, हमने क्लास नहीं ली ये थी। बहाना क्या, मतलब देखो कहते हैं ना, मैम आप उन्हीं का नुकसान है। एग्जैक्टली बिल्कुल, है ना, बच्चों के जितना वो आपके लिए आज बच रहे हो ना, आपके लिए बात के लिए फिर वो हम कुछ तो सीख रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं सीख पा रहे। बिल्कुल, जो भाई सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा, नहीं जो मैम, टाइम मैंने नोट्स बनाए मैम। आज के नोट्स बनाए मैंने मैम, आप नहीं भी भेजोगे चलेगा। भेजूंगी मैं आज नहीं नहीं मैम गुड तो गुड। हमारे, है ना। मैं मंडे तक कर दूंगी। और ये भी यस नेक्स्ट मैम। क्लास आपकी कब है, नेक्स्ट क्लास कब है, 11 को है? मैम 10 को है। इसको ही है, अच्छा। यस मैम। मैम ये वाले सेशन आपने जल्दी जल्दी के रखे हैं और फिर बीच में 10 दिन का गैप है, 8 दिन का। छुट्टी है बेटा उस समय ना, इसलिए मैंने मैं भी कर जाऊंगी ना इस वजह से, तो वो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है ना, मुझे भी बड़े काम होते हैं ना, तो मैंने यस इसलिए मैम। प्लान करा। और तो आज की क्लास समझ में आई? कोई डाउट है किसी तरह का? कोई नो बोरिंग मैम। नो मैम, मैम डन। मैम अभी हम्म पढ़ेंगे, फिर डाउट्स परसों की क्लास में आएंगे। अच्छा ठीक है। और ट्रांसलेशन सर्विस बोरिंग तो नहीं लग रहा था, मतलब ठीक लग रहा था? नहीं नो मैम। मैम। नहीं बढ़िया। मैम, अच्छा था। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग का 10 तारीख को, ठीक है, इसी समय, ओके मैम। ओके मैम। है ना। और टेस्ट के लिए तैयार रहना आप लोग, ठीक है। मैम थोड़ा ओके रिजल्ट के मैम। बारे ओके। में हिंट कर दीजिए ना, टेंशन से नींद नहीं आती है। बैक तो नहीं है ना बस। आप लोग की बैग तो नहीं लगेगी, मुझे इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, मुझे पता है, जो बच्चे प्रेजेंट है और जो लोग, मतलब आप लोग सुन के भी लिख लोगे ना तो भी पास हो जाओगे, मुझे पता है इतना, क्योंकि सही लिखना से मैटर करता है ना, मैम, ये नहीं होता कि आप मैम आप ही चेक बुक करते हो कॉपीज? नहीं, ऐसा कुछ कॉपीज में करती हूँ, कुछ कॉपीज बाहर जाती हैं, ऐसा है ना। तो बुक किस लैंग्वेज मैटर नहीं करती, अगर आपका सही है तो मार्क्स मिलते हैं, चाहे मैं करूँ चाहे कोई करे, ठीक है। लेकिन यस आपने मैम। उसको लिखा ही अर्थ का अनर्थ होगा, पूछा कुछ आएगा, लिखोगे कुछ, तो फिर वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो परेशान मत हो, उसके लिए रिजल्ट आने वाले हैं, यस सितंबर तक मैम। आ जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और इसके लिए तैयारी करना, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस जो अभी डिस्कस की है उसके बारे में पूछूंगी, और साथ ही साथ जो टॉपिक है वो उसको भी देख लेना एक बार, जिससे कि जो भी डाउट है और अच्छे से आप पूछ सको, ठीक है। मैम यस मैम। प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हमारे अच्छे ही होंगे ना, प्रैक्टिकल बिल्कुल के तो। बिल्कुल अच्छे होंगे, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छे होंगे, ऑब्वियसली पता, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, पता है, जिन बच्चों ने अच्छे किए बहुत अच्छे हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है, और बहुत पुअर दिन बहुत 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 बुरे भी मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है। मैम असाइनमेंट का थोड़ा वो था, असाइनमेंट कंफ्यूजिंग थे बहुत। कंफ्यूजिंग क्यों थे ऐसा? मुझे तो नहीं लगा मैम कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग नहीं मैम, थे, मुझे तो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैम वो एक्चुअली मैम गैप हो सही गया थे। था ना, गैप हो गया था, आप लोगों ने हाँ गैप कर दिया ना, इस वजह से ऐसा हो गया। अगर आप स्टडी के साथ साथ हाँ। देखते रहते ना, तो मतलब आपको क्योंकि आपने एग्जाम दिया, प्रैक्टिकल दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद फिर एग्जाम दिए ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी यस काफी लोगों को मैम। नहीं आ रहे थे, मैंने देखा, है ना, जो कि बहुत सिंपल से थे, हाँ, है ना, तो वो और मैम इसका उसमें फिर वो मैम उसमें क्वेश्चन चेक करने वाले नहीं थे, हम अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था गलत। सही। नहीं नहीं, वो मैम आता फर्स्ट है पेपर के अटेम्प्ट, तो इजी थे, आता पर है फिर बच्चा, जैसे जैसे मैंने बढ़ता कहा ना गया वैसे वैसे। स्क्रीनशॉट, हाँ, मैंने इसलिए बताया भी था कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ना, तब तो नहीं डाउट होना चाहिए था। मैम मेरे तो अच्छे मार्क्स आए थे उसमें। अच्छा, हाँ, अच्छे आने भी चाहिए मेरे ख्याल से, सब कुछ तो पढ़ा हुआ था, मैंने तो आपको इवन एमसीक्यू भी थोड़े बहुत उसके रिगार्डिंग भेजे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस यस आएंगे मैम। ना, सिंपल था पेपर, बहुत गैप आ गया था, इस वजह से सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो यस कोई नहीं, मैम। है ना, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, है ना, और रिवाइज करते रहो, और कहीं भी कोई चीज बाहर नहीं आती है, आपका सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो काफी चीजें आपको सिलेबस से ही मिल जाएंगी। आप बीएलआईएस का जितनी भी क्लासेस आपने करी उससे देखना, क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे, डैम श्योर, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। ठीक है, तो फिर आज के लिए आई थिंक हो गया टाइम हमारा, है ना, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ओके मैम। 10 तारीख ओके को, ओके मैम। है ना। ओके। तब तक के लिए ओके अच्छे से मैम, पढ़ाई थैंक करो, यू। ठीक है। ओके, यस थैंक यू मैम। मैम। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर ना, मिलते हैं 10 को, बाय ओके। मैम। बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू।